आज है बाजार में कमजोरी का दिन और दिन के निचले स्तरों के करीब ट्रेड करते हुए बाजार, लेकिन बेहद अहम सपोर्ट के आसपास भी। तो बड़ा सवाल ये कि आखिरी 1.5 घंटे में कुछ रिकवरी होगी, थोड़ा ऊपर आकर हम ट्रेडिंग रेंज में ही क्लोज होंगे, या फिर आज क्लोजिंग बेसिस पर बाजार नीचे का रुख दिखाएंगे। लेंगे इस सवाल का जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। और मूड तो थोड़ा सा बाजार का बिगड़ा हुआ है ही, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से भी सपोर्ट नहीं आ रहा है। लग रहा है लोग पतंग उड़ाने के मूड में ज्यादा है, उत्तरायण मनाने के मूड में ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है त्योहारों के दिन थोड़ा बाजार को छुट्टी आराम ही देना चाहिए। वही दिख भी रहा है, मतलब ठीक है जैसे भी रहे, क्योंकि अब देखिए इंटरनेशनल मार्केट भी सपोर्ट नहीं कर रहे और यहाँ भी। लेकिन एक चीज जो दीपाली इंटरेस्टिंग दिख रही है वो ये कि नो डाउट ग्लोबल मार्केट्स की वजह से दबाव है, रुपया भी कमजोर है, लेकिन एक बात अच्छी दिख रही है वो ये कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। ये जरूर दिख रहा है। तो वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगले 1.5 घंटे में काफी इंटरेस्टिंग होगा। सारे सेक्टर्स लाल निशान में, उसके बावजूद भी आपको हर सेक्टर के कुछ स्टॉक्स मिलेंगे जो दमदार तेजी दिखा रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो फिर सबसे पहले बाजार की बड़ी बात है। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब तक की बड़ी बातें आप देख लें। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार बड़े सीमित दायरे में और धीमे धीमे नीचे फिसला जरूर है। 10,700 के बेहद करीब निफ्टी आपको नजर आएगा। 10,700 के नीचे कुछ मिनटों के लिए फिसला है, नाम के लिए। 10,692 जो लो है वो उसे 10,700 ही मानकर चलें। वही बैंक निफ्टी के लिए माफ कीजिएगा 27,200 अहम सपोर्ट है और आज का लो है 27,182। तो निफ्टी ने 10,700 के अहम लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है, बैंक निफ्टी ने 27,200 के अहम लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है। सेंसेक्स कमजोर है लगभग 250 अंक, निफ्टी बैंक कमजोर है करीब 200 अंक। मेटल, ऑटो, निजी बैंक ये है सबसे ज़्यादा कमज़ोर। लेकिन कमज़ोरी की वजह ग्लोबल मार्केट्स के अलावा रुपया भी है, जो ऊपरी स्तरों से अच्छा खासा फिसला है, मजबूत शुरुआत के बाद फिसला है। अब भी लगभग 0.5% का नुकसान, यानी कि 30 पैसे की कमजोरी आप रुपए में इस वक्त देख सकते हैं। फाइनल ट्रेड में अगले 1.5 घंटे में क्या खास रहेगा वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। हर रोज की तरह शुरुआत हम करेंगे कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के साथ ही आपको बताएंगे कि दिन के दौरान किन स्टॉक्स पर आई हैं खबरें, यानी खबरों वाले शेयर्स 2:10 पर आपके सामने लेकर आएंगे। 2:15 पर होगा हमारा स्पेशल सेगमेंट नफानी पतंग उड़ी उड़ी जाए। बताएंगे एक खास स्टॉक जहां पर लगातार पिछली 4 तिमाहियों से मुनाफा कांस्टेंट ग्रो हो रहा है। 2:30 पर BTSTT कॉल्स होंगी, साथ ही आपको मिलेगी एनर्जी की, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बचे हुए सेशन की स्ट्रैटेजी। 2:35 पर एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आपके सामने लेकर आएंगे TCS और इन्फोसिस के बीच में, इनके नतीजों को लेकर, ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स के बेसिस पर और वैल्यूएशंस को लेकर समझाएंगे हम आपको कि दोनों में से कौन सा स्टॉक अब निवेश के हिसाब से बेहतर हो गया है। 2:45 पर कुंभ से कमाई। 2:55 पर हम आपको बताएंगे कल कौन से इंपॉर्टेंट नतीजे आएंगे, नतीजों को लेकर अनुमान क्या है, और साथ ही होगा बैन से बेनिफिट। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं कल के ट्रिगर्स के साथ। मानसी हमारे साथ मौजूद भी हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स लेकर। बताइए मानसी। बिल्कुल दीपाली, आज और कल को लेकर इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन भी है, बोर्ड की बैठक भी है और नतीजे तो हैं ही। सबसे पहले दिसंबर CPI के आंकड़ों का इंतजार है। आज शाम तक ये नंबर्स आ जाएंगे। अनुमान ये लगाए जा रहे 2.33% से नंबर 2.20% पर आते हुए दिख सकते हैं। इसी के साथ नतीजों को मद्देनजर रखते हुए IB वेंचर्स, टाटा मेटलिक्स, ICICI सिक्योरिटीज जैसी तमाम कंपनियां अपने नतीजे आज ही के दिन पेश करने वाली हैं। बात करते हैं कल की। एक तो लिंडे इंडिया का ओपन ऑफर कल खुलने वाला है, साथ ही जी एंटरटेनमेंट, MCX, ट्राइडेंट, टिनप्लेट, KPIT टेक्नोलॉजीज और ऐसी कई सारी कंपनियां कल ही के दिन अपने नतीजे पेश करेंगी। और इसके अलावा आर सिस्टम्स, इस कंपनी के एक तो नतीजे हैं, साथ ही बोर्ड बैठक है जहां पर बायबैक को लेकर सोच विचार किया जा सकता है। तो आज और कल को लेकर ये कुछ एक तमाम इवेंट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं कल के लिए। इन तमाम स्टॉक्स पे इनफैक्ट राय भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं येस बैंक को। जैसे कि एनर्जी भी बात भी कर रहे थे कि सेक्टर सभी लाल निशान में है, लेकिन हर सेक्टर का एक चुनिंदा स्टॉक है या फिर कुछ चुनिंदा शेयर्स है जो दमदार मजबूती दिखा रहे हैं। येस बैंक अब दिन के सबसे ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है 6.5 पौने 7% की मजबूती के साथ। और सुबह खबर भी आई थी, ब्रह्मदत्त को नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है और ये नियुक्ति 2020 तक हुई है। मतलब ये इस तेजी के पीछे तो मतलब यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का भरोसा जम रहा है कि अब एक एक करके सारी पोस्ट फिल होंगी, कुछ कुछ नाम आएंगे, या कुछ और वजह भी है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वजह कुछ और होनी चाहिए। तो वजह वो है कि भले ही ब्रह्मदत्त साहब नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका ऑपरेशनल रोल नहीं है। ऑपरेशनली येस बैंक कौन चलाएगा, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बाजार को उस नाम पर कुछ क्लैरिटी या फिर अंदाज लगाने की, MD और CEO के हाँ, वो कौन होगा उस पर शायद या फिर ये बाजार अंदाजा लगा रहे हो कि शायद अब जल्दी कोई अनाउंसमेंट हो जाए। हाँ, अनाउंसमेंट हो सकता है कि देखिए अल्टीमेटली जैसा कि यस बैंक के बोर्ड ने पिछली बार कहा कि उन्होंने नाम तय करके RBI के पास भेज दिया है। अब RBI को डिसाइड करना है। तो अब वो नाम RBI के पास कौन सा गया है, किसका गया है, किसी को पता नहीं। लोग अलग अलग अंदाजा लगा रहे हैं। तो अब वो नाम क्या हो सकता है, पहली चीज। और अगर वो नाम बहुत जल्दी सामने आता है और उस नाम को लेकर ये अंदाजा लगे कि शायद कोई इंटरनल ना हो, एक्सटर्नल कोई बड़ा नाम हो, बाहर से कोई हो, तो वो बाजार को शायद ज्यादा पसंद आ सकता है। और मुझे लगता है कि इस खबर
को छोड़ करके सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ब्रह्मदत्त साहब बने, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली एमडी सीईओ कौन बनने वाला है उसकी होप्स में, उसकी उम्मीद में ये चल रहा है स्टॉक, और इसी वजह से आज ये स्टॉक इतना दमदार प्रदर्शन कर रहा है। बिल्कुल 6.5-7% ऊपर है। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे राय भी ले लेते हैं इनफैक्ट येस बैंक पर। उसके बाद खबरों वाले स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। राकेश बंसल हमारे साथ है, कुणाल सरावगी हैं, नितिन मुरारका है। नितिन जी गुड आफ्टरनून, और बाकी मेहमानों को भी नमस्कार। पहले तो येस बैंक पर अपना व्यू दीजिए, दमदार जो तेजी बनी है आज के सेशन में। इनफैक्ट येस बैंक ऐसा स्टॉक हो गया है ना कि कोई भी तरफ का ट्रेड लेकर होल्ड करने में ना डर लगता है। अब ये बताइए आज जो ये 7% की तेजी, इसके बाद करें क्या जिन्होंने भी खरीदा है ये स्टॉक आज? देखिए यस बैंक में आज 7% की तेजी है, बट लास्ट 4-5 दिन का आप डेटा देखेंगे तो इसमें शॉर्ट्स पोजीशन काफ़ी हद तक कट रही थी। हर दिन जो था इनके ओपन इंटरेस्ट कम हो रहे थे, यानी कि प्राइस मेंटेन था और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा था, वो शॉर्ट पोजीशन अनवाइंडिंग हो रही थी। ये एक पॉजिटिव डेटा है। अगर ऑलरेडी बाय पोजीशन है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 192 का रखना चाहिए, क्योंकि आज भी ओपन इंटरेस्ट करीब 5-6% का बढ़ करके राइज है, तो ये हम पॉजिटिव डेटा मानेंगे और इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 192 का रखेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये 200-205 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर यहाँ से फ्रेश ट्रेड करना है तब तो आपको 200 की कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए। 200 की कॉल ऑप्शन लें, 195 का स्टॉप लॉस रखें और करंट ट्रेड में 192 का स्टॉप लॉस रख के 202-205 का टारगेट रख सकते हैं। 202-205 तक जाने की कोशिश कर सकता है येस बैंक के। एक और स्टॉक देखते हैं जो कि येस बैंक के उलट चाल दिखा रहा है, वो है L&T फाइनेंस का। सुबह आज के 2000 में इस स्टॉक पर बिकवाली की राय आपको दी गई थी और देखिए स्टॉक का हाल अब दिन के निचले स्तरों पर ये ट्रेड कर रहा है। 135 का लेवल है, 4.5% नीचे है। तो दमदार यहाँ पर भी कमजोरी की तरफ एक्शन बना है जैसे एक्सपेक्ट किया गया था। टारगेट्स तो आई गेस हासिल हो गए होंगे इसके। हाँ, 135 का पहला टारगेट दिया था फ्यूचर्स में। हाँ बिल्कुल, फ्यूचर्स में। एक मिनट लीजिए, आपको बता ही दिया जाए एग्जैक्टली क्या दिया गया था। हाँ, मैं आजकल लिख लेता हूँ सुबह, ताकि दोपहर के शो तक याद रहे। लिखना पड़ेगा सुबह के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लिख ही लेना चाहिए। हाँ, तो L&T फाइनेंस 138.50 पर शॉर्ट करने की राय दी गई थी। 141.50 का स्टॉप लॉस था। 135-134 ये दो लेवल फ्यूचर के हैं जिसके लिए शॉर्ट करने की राय दी गई थी। तो 135-134 आप समझ लीजिए। अभी 136 है फ्यूचर्स। हाँ, फ्यूचर का मैं लो बता दूं आपको, 135.75 है। तो थोड़ा सा अभी भी अपने टारगेट से थोड़ा सा दूर है। आप चाहें तो टारगेट के लिहाज से होल्ड कर सकते हैं। पॉइंट सिंपल है, अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस रख लें, नुकसान न करें बस। तो L&T फाइनेंस दिन के निचले स्तरों पर कारोबार कर रहा है। लेकिन अब उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जहां पर दिन के दौरान आई हैं खबरें। रजत हमारे साथ मौजूद है खबरों वाले शेयर्स लेकर। बताइए रजत। जो स्टॉक है वो है साइंट, जिसमें खबर ये है कि 17 जनवरी को है कंपनी की बोर्ड बैठक और इस बोर्ड बैठक में शेयर बायबैक को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो हो सकती है। तो साइंट आज के सत्र में सुर्खियों में है। साथ ही साथ BL कश्यप एक स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन जो ऑर्डर कंपनी के हाथ लगा है वो है 652 करोड़ का और एक बड़ा ऑर्डर है अगर मार्केट कैप की तुलना में देखें, क्योंकि 450 करोड़ की मार्केट कैप है, उसके मुकाबले 652 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है और ये ऑर्डर 24 महीने के अंदर अंदर कंपनी को एग्जीक्यूट करना है। एक अच्छी खबर BL कश्यप को आज अट्रैक्टिव बना रही है। BHEL SPV प्लांट यानी कि सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट्स के लिए कंपनी को एक ऑर्डर हाथ लगा है 565 करोड़ का और ये 129 मेगावाट के SPV पावर प्लांट के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है। श्याम का आज डेटा आया है जिसके कारण ऑटो सेक्टर में थोड़ी हल्की बिकवाली देखने को मिल रही है, क्योंकि घरेलू कार बिक्री में गिरावट देखने को मिली है। 1.58 लाख यूनिट से घटकर 1.55 लाख यूनिट्स कंपनियों ने बेची हैं कुल मिलाकर। पैसेंजर गाड़ियां जो है उसमें 2% की गिरावट देखने को मिल रही है और टू व्हीलर दिसंबर का आंकड़ा बता रहा है कि 2.2% की डी ग्रोथ है यहाँ पर अगर सेल्स नंबर्स में आप देखें तो। और घरेलू CV बिक्री कमर्शियल व्हीकल स्पेस में तो 8% की गिरावट देखने को मिली है सालाना आधार पर। तो कमजोर आंकड़े हैं हर लिहाज से दिसंबर ऑटो बिक्री के। कुछ ब्लॉक डील्स हुई हैं जिसमें पहला है फेडरल बैंक, 10 लाख शेयरों का सौदा हुआ 90 पैसे प्रति शेयर के भाव पे। साथ साथ कंटेनर कॉर्पोरेशन आज दबाव में है, 13 लाख शेयर्स की एक बड़ी ब्लॉक डील हुई यहाँ पर 670 रुपये 60 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। और भारतीय इंफ्रा पे 2 ब्लॉक डील्स हुई है, कुल मिलाकर 21 लाख शेयरों के सौदा हुआ है, जिसमें 281.55 से लेकर 281.90 रुपये की औसत दाम पर यहाँ पर ये 2 ब्लॉक डील्स हुई। इनफैक्ट जब ब्लॉक डील्स का जिक्र कर रहे हैं ना, तो फटाफट से आप एक बार टाटा मोटर्स को देखिए। टाटा मोटर्स पर अभी भी एक ब्लॉक डील हुई है, 20 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 181 रुपए के भाव पर और ब्लॉक डील होने के बाद स्टॉक में निचले स्तरों से बन रही है खरीदारी। दिन के हाई पॉइंट पर आ चुका है ये 1.25% की मजबूती के साथ। इनफैक्ट कुणाल जी फटाफट से राय भी दे दीजिए। पिछले पूरे हफ्ते इसकी शुरुआत तो तेजी के साथ हुई, लेकिन शुक्रवार तक आते आते इसने सारी बढ़त अपनी गंवा दी थी। अब वापस एक्शन बन रहा है ब्लॉक डील के बाद, करना क्या चाहिए?
देखिए मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए दीपाली। देखिए ये काउंटर काफी वक्त से काफी पिटाई झेल चुका है, लेकिन अब इसमें कुछ ठहराव, कुछ स्थिरता, कुछ बेस बिल्डिंग हो रही है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, ब्रेकआउट नहीं आया, तो मैं खरीदारी की जल्दबाजी में नहीं हूं। मुझे लगता है एक बार वेट एंड वॉच करते हैं। अगर ये काउंटर 200 को पार करके उसके ऊपर टिकेगा तब इसमें हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल बताएंगे। इन स्तरों पर मुझे लगता है वेट एंड वॉच करें, बेहतर रहेगा। 200 तक जब बड़े बेचने चाहिए ऐसा? अनिल जी देखिए, अब बेचने की मेरी रणनीति नहीं। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ सुधार हुआ है और बहुत संभव है कि यहां पर आपको एक बड़ा बेस बनते हुए नजर आएगा। खरीदारी नहीं करनी चाहिए, हालांकि खरीदारी करें 200 के ऊपर। ओके, 202 के ऊपर खरीदारी करें, ठीक है, बिकवाली पे ना करें। फिलहाल नो ट्रेड जोन वाला मामला हो गया है। ओके नीतीश जी, डेटा देख के जरा बताइए कि जो आज तेजी की पोजीशन इतनी बनी हुई है यस बैंक में, क्या ये टिकाऊ है और क्या कुछ अब रुकने वाले लेवल के आसपास 200-205 की रेंज में आ रहा है, या यहाँ पर भी अभी और तेजी की जा सकती है इसमें कोई ऑप्शन के जरिए? देख लीजिए, डेटा ऑलरेडी मैंने देखा, इसमें पॉजिटिव डेटा बन रहा है और ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ और भी डेटाज हैं जो पॉजिटिव साइड हैं। तो ये लग रहा है कि कम से कम डाउन साइड अब ज़्यादा नहीं है। 190 192 काफ़ी अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और पॉसिबिलिटी है कि 202 205 तक जाना चाहिए। तो उसमें कॉल ऑप्शन, आपको 200 की कॉल ऑप्शन में एक्टिविटी मिलनी चाहिए। तो अगर नेक्स्ट 2-3 दिन का व्यू रखना है तो 192 का स्टॉप लॉस रखें और 200 रुपये की कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। बट हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है जब जो 202 205 का लेवल आता है, तो 200 की जो कॉल ऑप्शन है उसमें से वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। और अगर आप कॉल ऑप्शन इस लेवल पे ले रहे हैं तो 192 का स्टॉप लॉस रखें, यहाँ से 3 रुपये नीचे का। ठीक है, तो ऑप्शंस के जरिए भी आपको स्ट्रैटेजी मिली है यस बैंक पे, और फ्यूचर्स पर तो बता ही रहते हैं अभी थोड़ी देर पहले नितिन जी की 202 205 तक जाने की कोशिश ये स्टॉक कर सकता है। खबरों वाले शेयर्स पर फोकस करते हैं अब, और एक साइन स्टॉक है जहां पर खबर आई है कि 17 जनवरी को इनकी बायबैक पर बोर्ड मीट है। आईटी स्टॉक्स वैसे भी थोड़े से आज एक्शन में रहे हैं। साइंट आप देखेंगे तो इस खबर के आने के बाद थोड़ा बढ़ा भी है और अब ये 596 के आसपास कारोबार कर रहा है। राकेश जी, एक बार इसके चार्ट्स देखकर बताइए कैसा लग रहा है ये स्टॉक चार्ट्स पर। दूसरा, 17 जनवरी तक के लिए कोई ट्रेड लेना हो तो किस तरफ लेना चाहिए या फिर छोड़ दें? देखिए दीपाली जी, स्टॉक ने काफ़ी समय से स्टॉक साइडवेज था और आज स्टॉक ने निचले स्तरों से एक रिवर्सल दिखाया है। एज ऑफ नो 590 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है। टेक्निकली कोई ऐसा पैटर्न नहीं लगता है कि कुछ व्यू बना के बाय किया जाए, बट किसी ने अगर बाय कर रखा है तो 590 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। एज ऑफ नो दीपाली जी नई खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा यहाँ पर। एंड दीपाली जी इसके साथ साथ एक चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजा दीजिए, हमारा चार्ट कॉर्नर रेडी है। ठीक है, चलिए यहाँ से सीधे रुक करेंगे चार्ट कॉर्नर का। बताइए सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है बजाज फाइनेंस पर। स्टॉक को देखें तो काफी दिनों से स्टॉक करेक्शन दिखा रहा था और आज स्टॉक के अंदर एक टेक्निकली एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन रही है और स्टॉक का जो डाउन मूव था, एक करेक्शन थी, वो खत्म हुई है और टेक्निकली इंडेक्स का काउंटर है और इंडेक्स को ऊपर ले जाने में हेल्प कर सकता है। ओवरऑल बायस पॉजिटिव है, हायर टॉप्स हायर बॉटम का रुझान है। यहाँ पर एक खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, अगर बजाज फाइनेंस के चार्ट को देखें अनिल जी, तो इसमें पिछले 8 सेशन से लगातार धीमे धीमे करके काउंटर नीचे आ रहा है, लेकिन अब इन स्तरों पर इसमें एक बेस बना है। इसके इंट्राडे चार्ट्स पर अभी अभी एक डबल बॉटम पैटर्न मुकम्मल हुआ है और जिस तरह का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है दोबारा से ये काउंटर 2700 के लेवल्स की ओर बढ़ रहा है, तो मौजूदा स्तरों पर बाय करना चाहिए बजाज फाइनेंस। स्टॉप लॉस रखें 2500 स्टॉप लॉस 2510 रुपए पर। पहला टारगेट होगा 2563 रुपए का और दूसरा 2610 रुपए का। ओके, बजाज फाइनेंस 2538 2538 के आसपास फ्यूचर्स खरीदें आप। 2510 2510 का स्टॉप लॉस। 2563 2563 पहला टारगेट है। 2610 2610 का टारगेट दूसरा रखें और यहाँ पर करें खरीदारी। तो इस शो का पहला राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर आपके सामने। आइए चार्ट कॉर्नर से आगे बढ़े। मकर संक्रांति के मौके पर, खास मौके पर जी बिजनेस आपके लिए लेकर आया है कमाई का एक और शानदार मौका, इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन स्टॉक। हमारी आज की खास पेशकश है नफानी पतंग उड़ी उड़ी जाए, और इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि ऐसे शेयर्स जहां पर
अच्छी परफॉर्मेंस रही है कंपनियों की पिछली 4 तिमाहियों में, जिन कंपनियों ने नफ़े के लिहाज से बड़ी उड़ान लगाई है। यानी कि 4 तिमाहियों से कंपनियां एक के बाद एक हर तिमाही में शानदार प्रॉफिट कर रही है। और जाहिर सी बात है, जब कंपनियां मुनाफा करेगी तो ही शेयर चलेंगे, अदरवाइज कैसे। तो अब हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डिम्पी, बताइए कौन सा शेयर है आपका और क्या है रिसर्च? उससे पहले नफानी पतंग उड़ी उड़ी जाए। तो नील जी, जो शेयर है नफा नहीं पतंग उड़ी उड़ी जाए में, उसमें दो लोग बड़े रिस्पॉन्सिबल आज के शेयर के चुनाव में। पहला एक तो बंसल जी, जिन्होंने जबरदस्त गोल्ड की होल्डिंग ले रखी है, फिजिकल गोल्ड वगैरह है, और दूसरा है मृत्युंजय कुमार झा, जिन्होंने आज कार्यक्रम का नाम रखा मेरे पास सोना है। तो ये दोनों बड़े रिस्पॉन्सिबल है इस शेयर के लिए, और शेयर का नाम है मन्नापुरम फाइनेंस। तो मन्नापुरम फाइनेंस का मुनाफे का ट्रेंड पहले मैं आपके सामने वो रखता हूं। यही मुनाफे का ट्रेंड आपके भी मुनाफे का ट्रेंड बनने वाला है। खैर, इनकी बैलेंस शीट है, इनके लिए करोड़ों की होगी, आप अपने हिसाब से जरूर कैलकुलेट कीजिएगा। इनका तीसरी तिमाही का जो FY18 का तो मुनाफा था वो 173 करोड़, वापिस चौथी तिमाही में 183, जब 19 आया तो पहली तिमाही में 200 और 224 करोड़ रुपया, यानी कि हर बार बढ़ते हुए क्रम में है, और वो भी सब्सटेंशियल ग्रोथ दिख रही है। इसमें आप अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, पॉलिसीज कुछ भी आप जोड़ेंगे, लेकिन हर कुछ कंपनी ने अपने इस प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर डिस्काउंट किया और ये बताया कि ये शेयर मजबूत है, यहाँ से काफी अच्छा चल सकता है। ये एक पहला क्राइटेरिया था इस शेयर के चुनाव का। दूसरा क्राइटेरिया इसके अपने कोर बिजनेस को लेकर हमने चुना। पहला, कंपनी के पास 64 टन सोना है। सोने के लिहाज से भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर देशों में से एक है, और कुछ गोल्ड तो रिजर्व्स में पड़ा है। कहा यह जाता है अगर भारत अपना सारा रिजर्व भी निकाल दे तो अमेरिका जैसे देशों की, कई देशों की इकोनॉमी कम से कम कमोडिटी बेसिस पे हिल जाए। तो 64 टन सोना इनके पास है। असेट जो इनका अंडर मैनेजमेंट है वो करीब 17,190 करोड़ रुपए का है, और मेरे पास जो जानकारी है करीब ये 70 साल पुरानी कंपनी है, और इन्होंने 65,000 करोड़ रुपए का सिर्फ और सिर्फ गोल्ड लोन ही बांटा हुआ है, सिर्फ सोने से जुड़ा लोन इन्होंने बांटा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात जो हमको पता लगी कि FY19 में जो गोल्ड लोन की ग्रोथ है वो करीब 10 से 15% की रहेगी, यानी कि अभी जो मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा था प्रॉफिटेबिलिटी के, वो कहीं दूर जाने वाले नहीं है, वो जस के तस रहेंगे, बल्कि उल्टा 10-15% प्रॉफिट और बढ़ेगा क्योंकि ग्रोथ बढ़ रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सोने पर जो ये लोन देते हैं उसका ब्याज है, जो इनको कमाई है, उसमें 75% कमाई का हिस्सा इनका गोल्ड से जुड़ा हुआ है, और जो बाकी 25% है, काफी कम लोगों को शायद जानकारी होगी, माइक्रो फाइनेंस के अंदर भी है। 14% कमाई का हिस्सा इनका माइक्रो फाइनेंस से आता है, हाउसिंग फाइनेंस में भी है, व्हीकल फाइनेंस में भी है, और यही इनकी कोर स्ट्रेंथ भी आगे रहने वाली है। ये चाहते हैं कि हम सिर्फ सोने की कंपनी ना बने, बल्कि सोने के अलावा और फाइनेंस के मल्टीपल को भी, वर्टिकल्स को भी खोला जाए। अब आते हैं इनकी एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी तो बेहतर है ही, आपको वैसे ही पता है कि LTV यानी कि लोन टू वैल्यू के हिसाब से चलता है। शायद ज्यादा हम गिरवी रखते हैं, उसके अगेंस्ट पैसा कम देते हैं, तो इनका ग्रॉस NPA वो 1% भी नहीं है, 0.25% तक का है एक NPA। अच्छा, एक साल में 100 से ज्यादा ब्रांच खोलना चाहते हैं, अभी भी ब्रांच की संख्या इनकी कम नहीं है, 4100 से ज्यादा ब्रांच इनकी काम कर रही है। और दूसरे, सोने की कीमत में जो तेजी आएगी उससे इनके रखे हुए गोल्ड रिजर्व का बेनिफिट तो होगा ही होगा, बट ये और भी लेंडिंग कर पाएंगे, क्योंकि L2V यानी कि लोन टू वैल्यू के हिसाब से लेंडिंग होती है। अभी हम 100 रुपए का सोना देंगे तो 66 रुपए मिलेंगे लोन के तौर पर, ये चाहें तो 75 रुपए तक दे सकते हैं। अपनी पॉलिसीज ये टाइम टू टाइम रिवाइज करती है, इसलिए इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए निर्मल वंग कह रहा है कि 112 रुपए तक का टारगेट रख सकते हैं इसमें आप। तो मन्नापुरम फाइनेंस जो डिम्पी ने बताया उसके मुताबिक ना सिर्फ पिछली 4 तिमाहियां इनकी अच्छी रही हैं, बल्कि आने वाले क्वार्टर्स को लेकर भी आउटलुक काफी मजबूत है। इसीलिए स्टॉक आपको चुनना चाहिए जो जिसमें मुनाफा आपका होगा आगे जाते हुए, और जो रिपोर्ट बताई उसके बेसिस पर 112 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो ये पोजिशनल ट्रेड और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये स्टॉक यहाँ पर इस सेगमेंट में आपको बताए जा रहे हैं। शुक्रिया डिम्पी ये शेयर बताने के लिए। लेकिन मार्केट में कुछ और भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छी तेजी की दौड़ लगा रहे हैं, और उसमें से एक स्टॉक है स्ट्राइड साशुन का। इस पर एक व्यू ले लेते हैं। पिछले पूरे हफ्ते ये सुस्त रहा, थोड़ा कमजोरी की तरफ ही दिखा, लेकिन तेजी का इंडिकेशन इसने शुक्रवार के सत्र में दिया था, जहां पर निचले स्तरों से रिकवरी बननी शुरू हुई थी, और आज आप देखिए 7.5% के जोरदार उछाल के साथ ही ट्रेड कर रहा है दिन के हाई पॉइंट पर। नितिन जी, अब देखिए जो यू टर्न इसने लिया, यू टर्न का इंडिकेशन शुक्रवार को दिया और आज अच्छी तेजी दिखा रहा है, डेटा और चार्ट सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये तेजी और बढ़ सकती है? देखिए, इसमें टेक्निकली मंथली ब्रेकआउट है, वीकली भी ब्रेकआउट है, और
ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ है, तो डेटा पॉजिटिव है, बट एफ&ओ ट्रेडर के लिए 7.5% ऑलरेडी बढ़ने के बाद नया नहीं लेना चाहिए। बट अगर ऑलरेडी बाय है तो 500 का स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए। डेटा पॉजिटिव है और पॉसिबिलिटी है कि 530 तक तो जाने की पूरी उम्मीद लग रही है, तो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 500 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, और अगर कोई डिप मिलती है उस डिप में लिया जा सकता है। वो डिप होगा करीब 505 के आसपास, और उस केस में आपका स्टॉप लॉस 500 के आसपास, यानी 5-6 रुपये नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए स्ट्राइड्स फार्मा, जहाँ पर आज सुबह कुणाल जी बोले थे कि भाई ये तो BTST कॉल है। कुणाल जी, BTST कॉल में एक सील तो आपने सुबह लगवा दी। मैं कह भी रहा था, पहली बार ऐसा हुआ है, मैं पहली बार नहीं, सॉरी, बड़े टाइम बाद ऐसा हुआ कि इसी शो में सील लग गई है खरीदारी की 503 या 505 रुपये के जो आपके टारगेट है। टारगेट नंबर 2 क्या था? सील नंबर 2 भी लगानी है? अनिल जी, पहला टारगेट था 501 और दूसरा था 508 रुपये, और दोनों टारगेट हासिल हो गए, तो दूसरी सील भी लगा दीजिए। और मुझे लगता है कि एक बार के लिए प्रॉफिट लेना चाहिए अनिल जी। ओके, तो स्ट्राइड्स फार्मा किरण जी ने भी कहा था, कुणाल जी ने भी कहा था, और एक और शायद जय ने भी कहा था। आज तो 3 जनों की कॉल्स आई हैं इसमें। हाँ, तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। हाँ, और शुभम भी बैठे थे यहीं पर, तो वो कह रहे थे कि मैं भी तीसरा स्टॉक अगर आज सुबह देता कोई रिकमेंड करने के लिए तो स्टार ही होता। तो स्टार पर आज हमारे सारे स्टार्स बुलिश थे, तो इसके स्टार अच्छे निकले, और इसलिए स्टार परफॉर्मेंस भी आ गई। तो स्टार इज स्टार ऑफ द डे। एक स्टॉक देखिए जब तेजी से फिसल रहा है, वो है लिंडे इंडिया का। ओके, नॉन स्टॉप चला है, कल इसका जो ओपन ऑफर है वो भी खुल रहा है, और उससे पहले देखिए एकदम फिसला है ऊपरी स्तर से 4-4.5% नीचे आ गया है। कुणाल जी, इस पर तो आप ही व्यू दीजिए। आप कह भी रहे थे 800 के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। अब 800 के टारगेट अचीव करने के बाद ये ओपन ऑफर शुरू होने से पहले ही फिसल रहा है। जिसने अभी भी रखा हुआ हो, ओपन ऑफर में दे या फिर अभी भी मुनाफा ले ले। दीपाली, 2 दिन पहले ही जब हम इसकी चर्चा कर रहे थे, तभी मैंने कहा था कि 800 का जब स्तर मिले तो एक बार के लिए निकलना चाहिए, और जो स्टॉक्स आपके पास बचे रहे वो टेंडर करिए। और मुझे लगता है 800 के आसपास इसके लिए फिलहाल के लिए एक पीक बन गई है। हो सकता है कुछ इसमें करेक्शन भी देखने को मिले, तो एक बार के लिए जिन्होंने हमारी राय पर खरीदा है उनको एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट्स लेने की सलाह है, और स्टॉक ऑलरेडी नॉन स्टॉप चला भी है लगातार काफ़ी समय से, तो ये सलाह लिंडे इंडिया पर आपके लिए आ रही है। इसके अलावा स्टॉक्स और देखते हैं जहां पर एक्शन बन रहा है, और कुछ वीक स्टॉक्स देख लेते हैं। आज विप्रो आप देखेंगे तो 4% की कमजोरी के साथ ये ट्रेड कर रहा है दिन के निचले स्तरों पर। सुबह आईटी को लेकर थोड़ा बायस पॉजिटिव हुआ था, लेकिन ये स्टॉक अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड नहीं कर पाए। खुले जरूर थे ऊपर, लेकिन अब धीरे धीरे फिसलते और दिन के निचले स्तरों पर आ चुके हैं। विप्रो पर एक राय दीजिए राकेश जी, आप 314 के आसपास कारोबार कर रहा है डे लो पर, क्या करना चाहिए इस लेवल पर? दिवाली जी, मुझे तो ये शॉर्टिंग का कैंडिडेट लग रहा है। स्टॉक के अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है 320 रुपए के नीचे। यहाँ पे स्टॉप लॉस बैठता है दीपाली जी 328 का, और विप्रो ने काफी समय बाद, ये स्टॉक काफी समय से साइडवेज जोन में था, इनफैक्ट साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा था, बट अंडरटोन बुलिश थी। काफी समय बाद स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है, और काफी समय बाद यहाँ पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है। एक बड़ी 4% का डिक्लाइन ऑलरेडी हो चुका है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लग रहा है, बट मुझे लग रहा है स्टॉक 300-302 तक गिरने का दमखम रखता है। 302 तक भी लुढ़क सकता है विप्रो, ये राकेश जी की राय है। शर्मिला जोशी भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल कर लेते हैं शो में। शर्मिला जी, गुड आफ्टरनून। ये पूरे आईटी पैक पर आपका क्या व्यू है? टीसीएस, इन्फोसिस के रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन स्टॉक अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये नंबर्स को देखते हुए, मौजूदा माहौल को देखते हुए क्या व्यू है आपका ओवरऑल? आई थिंक कुछ बदला नहीं है व्यू, अच्छा ही है व्यू। खास करके जो फ्रंटलाइन आईटी है, जो टॉप आईटी, जो अपने 5 दिग्गज कंपनीज है, आई डोंट रियली कंसिडर विप्रो पर मेरी बाय राय नहीं है। लेकिन बाकी जो कंपनीज है, द फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज, वो अच्छी लगती है। ये बात ज़रूर देखी गई दोनों टीसीएस के नतीजों में और इन्फोसिस के नतीजों में कि मार्जिन्स पर एक डिक्लाइन रहा, लेकिन दोनों के अपने अपने पॉजिटिव्स थे। जैसे कि हमने देखा कि इन्फोसिस ने अपना रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ा दिया, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका सीधा मतलब ये निकालना चाहिए कि उनको कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं दिख रहा कि किस तरह से उनको रेवेन्यू पैन आउट होगा अगले साल में। और दोनों कंपनीज के, टीसीएस के और इन्फोसिस दोनों के जो थे ऑर्डर विन्स काफ़ी अच्छे थे। सो आई थिंक गिवन दैट और गिवन द वैल्यूएशंस दैट दीज फ्रंटलाइन स्टॉक्स आर एट, आई वुड एक्चुअली प्रिफर देम टू मिड कैप आईटी कंपनीज। और मुझे लगता है इस तरह के माहौल में, वेयर वी आर गोइंग इनटू एन इलेक्शन ईयर, there is great comfort and confidence in buying IT.
तो मेरे तो माय पैकिंग ऑर्डर रियली वुड बी TCS, HCL Tech, Infosys and Tech Mahindra in that order, but I like all four. अच्छा, और एक ही खरीदना होता है? Well, I think you need to own both TCS and Infosys. और मुझे लगता है कि काफी लोगों के पास है भी ये दोनों स्टॉक्स, मेरे पास भी है. So I think that those I आपके keep. पास भी है? Yes, of course. कब खरीदे? बहुत साल पहले. तो मजे आपके तो एकदम। तो TCS, इन्फोसिस दोनों ही नाम ले लिए शर्मिला ने, और थोड़ी देर में हम लाने वाले हैं कंपैरिजन, तब आपके लिए मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि आपको दोनों में से कोई एक चुनना पड़ेगा कि TCS खरीदे या फिर इन्फोसिस। कुछ ही देर में हम आपके सामने लेकर आएंगे अर्निंग्स, ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स, वैल्यूएशंस के हिसाब से इन दोनों ही दिग्गज स्टॉक्स में कंपैरिजन, ताकि बेहतर स्टॉक आप चुन सकें। और 2:30 भी बजने वाले हैं, तो निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी भी आपके लिए कुछ ही देर में आ रही है। फटाफट से उससे पहले एक स्टॉक देख लेते हैं जहां पर सडन मूव आया, वो है कैनफिन होम्स का। लोअर लेवल से शानदार दौड़ा है ये स्टॉक और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। नितिन जी, फटाफट से इसका डेटा और चार्ट देखकर बताइए, कोई पॉसिबिलिटी बन रही है तेजी का ट्रेड लेने की अभी के मूव के बाद? देखिए दीपाली, डेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, आज नीचे से हल्का बाउंस है, बट डेटा में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। हो सकता है ये थोड़ा बाउंस करके 280 तक आता है, तो अगर बाय पोजीशन है तो थोड़ी एग्जिट करनी चाहिए। काफ़ी रेसिस्टेंस है 285, 289, 90, तो एग्जिट ऑन राइज है, और बहुत ज़्यादा डेटा में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। ठीक है, डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा आकर कारोबार कर रहा है, लेकिन आप बचे हैं 2:30, तो वक्त हो गया जानने का कि बचे हुए सत्र के लिए आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और हर रोज की तरह जो 5 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हम देखते हैं वो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले एशियन मार्केट्स की क्लोजिंग आपके सामने लेकर आते हैं। थोड़ी कमजोर क्लोजिंग हुई है। हांगकांग का बाजार 368 अंक गिरकर बंद हुआ है। शंघाई भी 0.1% नीचे रहा है। यूरोपियन मार्केट्स का अभी का एक्शन देखें तो सुस्ती भरा ही है, आधा % नीचे। तीनों ही इंडाइसेस अभी ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स यहाँ भी जो संकेत हैं वो कमजोरी भरे ही हैं, लगभग 0.25 अंक नीचे डाउ फ्यूचर है। नैस्डैक फ्यूचर में 1% तक की कमजोरी है, तो ये संकेत तो बहुत अच्छा नहीं है। कच्चा तेल लगातार तेजी दिखाने के बाद अब थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है और 60 के नीचे ब्रेंट का भाव ट्रेड कर रहा है। रुपए को स्पेशली देख सकते हैं, क्योंकि रुपए ने थोड़ी टेंशन दी थी आज दिन भर के दौरान। 70-80 के नजदीक अभी भी ये कारोबार कर रहा है। तो कच्चे तेल को हटाकर देखें तो कोई भी संकेत सपोर्ट नहीं कर रहा है। ज़्यादातर नेगेटिव साइड पर ही है। जब अमेरिका 250 पॉइंट नीचे हो, फ्यूचर्स पे 0.5% रुपये नीचे हो, आप 10,700 के आसपास ट्रेड कर रहे हो, तो फिर मुश्किल तो है, खरीदने का मूड बनाएंगे कैसे। लेकिन एक अच्छी बात जो दिख रही है दीपाली, वो ये कि 10,700 10,725 के आसपास निफ्टी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और बचे हुए समय के लिए मुझे लगता है कि 10,700 का लेवल शायद क्लोजिंग बेसिस पर हम ना तोड़े। हो सकता है 10,725 भी होल्ड कर जाए, क्योंकि अब यहाँ से आपको और गिरने के लिए रुपए की और कमजोरी चाहिए, या डाउ फ्यूचर 300 पॉइंट करीबन कुछ ऐसे हो जाए तो आप गिरेंगे। बाकी इस वाली में आप 10,700 क्लोजिंग बेसिस पर बचा पाएंगे। वैसे भी आप देखें पिछले 2-2.5 हफ्तों से 10,725 10,875 इस 150 पॉइंट की रेंज में ही बाजार बंद हो रहे हैं। तो इस रेंज के किस तरफ नीचे जाकर बंद होते हैं, अगर थोड़ी सेफ्टी रखनी है तो 10,700 तक गिन लीजिए। तो मुझे नहीं लग रहा कि 10,700 के नीचे क्लोज होने चाहिए। आज तो दिन में एक ही बार गया 10,700 की। हाँ, तो मैं एक कॉन्ट्रा कॉल यहाँ पर लूंगा और वो ये अज्यूम करके लूंगा कि 10,700 के नीचे की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या हम बहुत तेजी से भाग जाएंगे? जी नहीं, क्योंकि भागने के लिए मेरे पास स्कोप है नहीं। रुपया मुझे भागने नहीं देगा। कच्चा तेल ठीक है, थोड़ा थमा है बढ़ना, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो, वैसा भी नहीं है। तो ऐसे में न तेज़ी की बड़ी गुंजाइश बन रही है और मंदी करने के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि या तो आप 10,700 10,725 की रेंज में खरीदिए, 10,675 आपका स्टॉप लॉस है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10,750 तक आपको मिल सकता है आज के लिए। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, 10,700 से 10,725 की रेंज में खरीदना, 10,675 का स्टॉप लॉस। और ये ज़्यादा बेहतर होगा, 10,700 से 10,725 की रेंज में खरीदना, 10,675 का स्टॉप लॉस, और 10,750 तक के टारगेट के लिए बचे हुए समय में मैं यहाँ पर निफ्टी लॉन्ग करना चाहूँगा, न कि शॉर्ट। पॉइंट नंबर 1, अगर शॉर्ट करना है तो इंतज़ार करें एक अच्छे बाउंस का, बाउंस आने दें, उसके बाद बेचेंगे। और वो बाउंस 10,800 के नज़दीक का चाहिए। 10,800 के नज़दीक पहुंचने से पहले बेचना जल्दबाजी होगा। क्यों 10,800 को पार करना मुश्किल लग रहा है अभी के डेटा? हाँ, अब मतलब अब शॉर्ट करना है तो कम से कम वहां तक तो चाहिए, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रा कॉल लेकर निफ्टी खरीदना है नीचे की तरफ 10,700 10,725 की रेंज में। ठीक है, 10,750 के टारगेट होंगे उस स्थिति में, और 10,675 का आपको तब रखना होगा स्टॉप लॉस। नहीं, खरीदना है 10,700 से 10,725 की रेंज में। अगर और बैंक निफ्टी देखें 200 अंक नीचे है, तो डेटा यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है?
देखिए, जैसा बचे हुए समय के लिए 10,700 आपके लिए निफ्टी पर निर्णायक लेवल है, वैसे ही बैंक निफ्टी पर 27,300 निर्णायक लेवल है। और वो इसलिए है 27,300 के पुट और कॉल दोनों में 4-4 लाख शेयर हैं, और उसमें से भी कॉल्स में तो आज ही 4 लाख शेयर जुड़ा है। तो 27,300 के पार निकलकर आप टिके तो आपके लिए 100 पॉइंट की जगह बन रही है। बेसिकली दीपाली जो डेटा में दिख रहा है वो ये कि 27,400 27,500 की रेंज में ये 100 पॉइंट की रेंज ऐसी है जहां पर बैंक निफ्टी पहुंचेगा प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। 27,100 27,200 की रेंज में बैंक निफ्टी पहुंचेगा, वहां खरीदारी आ जाएगी, और आप है बीचों बीच में। तो बैंक निफ्टी पे ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल है कि 27,300 के आसपास है, ये मेक और ब्रेक वाला लेवल है। ऊपर चले तो 100 पॉइंट मिलेंगे, नीचे गिरे तो 100 पॉइंट वापस आ जाएंगे। इसलिए मैं एक बहुत साफ राय नहीं बना पा रहा हूं कि बैंक निफ्टी पर 27,300 पर ट्रेड तेजी का होना चाहिए, मंदी का। अगर 2-4-5 मिनट 27,300 के ऊपर टिक जाए तो खरीद लीजिए 75 से 100 पॉइंट के ओली हो। तब 27, हाँ, कम से कम अभी शॉर्ट नहीं करना है। इससे मतलब आप है ना रेंज के नीचे के लेवल पर शॉर्ट मत करिए, शॉर्ट करने के लिए ऊपर आने दीजिए फिर शॉर्ट करिए। ठीक है, 27,300 के ऊपर टिकने दें, और तब चला तो फिर 75-100 अंक चल जाए। हाँ, आराम से मिलेंगी फिर। और अभी 27,300 के आसपास कारोबार कर रहा है। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्लियर है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। इनफैक्ट नितिन जी आप बताइए, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी किसी पर ट्रेड लेना हो मे बी ऑप्शंस के जरिए, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए दीपाली, डेटा जो फ्राइडे को बना और आज सुबह से बना है वो नेगेटिव साइड में डेटा बन रहा है, और आज वीक का स्टार्टिंग डे है मंडे को। तो डेटा मुझे लग रहा है कि पूरे वीक में जिस तरीके से बन रहे हैं थोड़ा नेगेटिव डेटा बन रहा है, तो व्यू नेगेटिव है। अब बाउंस आने की संभावना थोड़ी सी है क्योंकि सपोर्ट 10,700 का है, बट बाउंस में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्योंकि अब 10,800 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनता जा रहा है। तो हम ये अपॉर्चुनिटी लेके चल रहे हैं कि अगर 10,750 स्पॉट लेवल में मिलता है तो वहाँ पे हम पुट ऑप्शन खरीदेंगे या शॉर्ट ट्रेड बनाएंगे। 10,800 का स्टॉप लॉस होगा। तो ओवरऑल जो फॉर्मेशन ऑफ डेटा है वो नेगेटिव है, और पॉसिबल है कि इस वीक के एंड तक हम 10,600 की तरफ मूव कर सकते हैं, और 10,800 एक आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी एक सपोर्ट जरूर है 300 और 200 के बीच में, बट ऊपर कॉल राइटर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वो भी एक नेगेटिव व्यू बन रहा है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि 27,000 का लेवल हम टेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 2-3 दिनों में, या थर्सडे को एक्सपायरी है उस समय 27,000 की तरफ हम मूव कर सकते हैं। तो अगर कोई भी राइज मिलता है तो हम बैंक निफ्टी की पुट ऑप्शन लेंगे। हमारा फाइनल स्टॉप लॉस है 27,450 का, वो स्टॉप लॉस रखेंगे, और नीचे 27,000 के टारगेट के लिए हम पुट ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे। ओके, तो कुल मिलाकर जो नितिन जी कह रहे हैं वो ये कि ऊपर जाना मुश्किल है, ठीक है, जाना नीचे ही है। तो मैं भी नितिन जी की राय से इत्तेफाक रखता हूँ, मतलब मेरे उनकी हाँ में हाँ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आखिरी 1 घंटे के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे मंदी करना ठीक है, जो नितिन जी भी कह रहे हैं, थोड़ा ऊपर आ जाए फिर मंदी करे तो बढ़िया है। लेकिन नितिन जी, कोई स्टॉक जहाँ पर ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना हो तो वो कोई एक बार मैं आपसे लेना चाहूँगा, आप जरा ढूंढ के रखिएगा कि ऑप्शन के जरिए किसी स्टॉक में ट्रेड करना तो कौन सा किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले जेट एयरवेज, ये है वो स्टॉक जो आज बड़ी दमदार उछाल दिखा रहा है, बैन में होने के बावजूद 6-6.5% मजबूती के साथ ये कारोबार करता हुआ दिख रहा है। भाव पर तो समस्या खत्म, शर्मिला जी ये मान लेना ठीक है। जेट ने बहुत ज्यादा फॉल्स स्टार्ट्स दिए हैं। आई डोंट नो इफ फॉल्स स्टार्ट्स अप्लाइज टू एयरप्लेन्स, लेकिन काफी फॉल्स स्टार्ट्स मिले हैं। आई रिमेम्बर मैं इधर ही यहाँ पे आपके शो पर ही थी जब वो टाटा उनको लेने की बात चल रही थी, एंड यू नो इवन देन वी डिस्कस कि ये इतना आसान नहीं है ये पूरा डील होना। और आई थिंक एवरी वीक एक खबर आती है कि दे आर वेरी क्लोज टू रिजॉल्विंग दैट डेट इश्यूज, लेकिन आज तो इनफैक्ट नेगेटिव खबर थी कि इनके वो प्लेन्स लीज पे जो थे वो वापस जा सकते हैं, इन्होंने पेमेंट ड्यू नहीं की, उसके बावजूद स्टॉक ऊपर गया। सो लेट्स वेट एंड सी। आई थिंक ये अगर उनका रेजोल्यूशन होता है तो बहुत अच्छी बात होगी, बिकॉज डेफिनेटली आई थिंक कि किंगफिशर जैसी सिचुएशन रिपीट होने नहीं देना चाहिए कि कोई भी हालत में। सो आई थिंक यू हैव टू रियली स्टेप इट अप, एंड उनका रेजोल्यूशन जल्द से जल्द निकलना चाहिए। So let's keep our fingers crossed. लेकिन you know if you're asking me from a buying perspective, तो मेरे हिसाब से पहले न्यूज़ आने दीजिए, उस न्यूज़ को हम समझेंगे किस तरह से स्ट्रक्चर हुआ है, उसके बाद एक राय बनाएंगे। स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है। एक और स्टॉक है जो कमजोर बाजार में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो है कर्नाटका बैंक का। इनफैक्ट पिछले हफ्ते आपने बाय की रिकमेंडेशन दी थी और कांस्टेंट चला है पिछले पूरे वीक भी, और अब देखिए दिन के हाई पॉइंट पर कारोबार कर रहा है। इसमें एक चीज़ कहना चाहता हूँ दीपाली, इस रिजल्ट सीजन में मुझे याद है पहला रिजल्ट हमने कहा था टाटा एलेक्सी का खराब आएगा, उसके बाद और टाटा एलेक्सी का रिजल्ट खराब आया। उसके बाद इंडसइंड बैंक के लिए हमने कहा था कि नंबर्स अच्छे नहीं हो सकते। तीसरा कर्नाटक बैंक था कि रिजल्ट अच्छा आएगा। इंटरेस्टिंग बात है कि तीनों ही स्टॉक्स में
रिजल्ट के बाद, रिजल्ट के पहले, रिजल्ट के आसपास स्टॉक ने वोलेटाइल ट्रेंड दिया और रिजल्ट के 1-2 दिन बाद स्टॉक तीनों ही सेटल हुए कि उन्हें किस तरफ जाना है। रिजल्ट के दिन आपने देखा टाटा एलेक्सी किस तरह के मूव आए, उसके बाद 2 दिन बाद से लगातार कमजोर है। इंडसइंड बैंक रिजल्ट के 2 दिन बाद से लगातार कमजोर है। कर्नाटक बैंक रिजल्ट अच्छे, रिजल्ट के 2 दिन बाद से लगातार मजबूत है। तो स्टॉक्स रिजल्ट के दिन, रिजल्ट के एक आध दिन आगे पीछे किसी तरह का मूव दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट है उस पर उन्हें ट्रेड करना है। और ये वजह, एक और चीज़ आपको याद होगा, TCS रिजल्ट के तुरंत बाद हमने कहा था कि अब इससे बेच के निकल जाइए, और उस दिन हमारा 2.5% था कि जो नंबर्स आए उसके दम पर 2.5%। अब भी देखिए आज भी 1.5% हो गया। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, रिजल्ट को आप डायरेक्शन के तौर पर लें और फिर उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। एग्जैक्ट प्राइस मूवमेंट किसी स्टॉक का क्या हो सकता है वो किसी के हाथ में है नहीं और होना भी नहीं चाहिए। ये तो मार्केट है, मार्केट की फोर्सेज है। रिजल्ट के पहले की क्या पोजीशन बनी है, रिजल्ट के दिन क्या बनी है, बाद में क्या बनी है, 25 चीज़ें होती है, लेकिन रिजल्ट से आपको डायरेक्शन लेना चाहिए। तो इसलिए हमने लगातार आपको ये डायरेक्शन देने की कोशिश की। बिल्कुल। और कर्नाटका बैंक, मुझे याद है शुक्रवार को इसी शो में मैनेजमेंट भी हमारे साथ थी, जो कि काफी मजबूत आउटलुक भी देकर गई है। 20% के एडवांसेस में ग्रोथ, एसेट क्वालिटी मेंटेन करने की राकेश बात जी, कर रहे थे। कुणाल जी, मैं हम 110 रुपए से लगातार हम इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं। अगर हफ्ते 2 हफ्ते में आपके 10% की रिटर्न कर्नाटक बैंक में आ जाते हैं वायदा कारोबार के शेयर में, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। कुणाल जी 110 से रिकमेंड कर रहे हैं ना, 108 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल 110 से हम लोग इसको लगातार रेकमेंड कर रहे हैं, और उस समय 108 रुपए पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं स्टॉप लॉस था, और तब हमने कहा था कि 120-22 के लेवल्स आएंगे। आज आप देखिए 120 के लेवल्स इसमें आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये है आपके लिए कर्नाटक बैंक पर आए 125 तक अब भी जाने की पूरी। ओके, इस बीच जो सेलिब्रेशंस, त्यौहार जो हम मना रहे हैं आप लोगों के साथ, इसकी कुछ तस्वीरें आपको ही दिखा दी जाए, क्योंकि तस्वीरें तो आप ही की है और आपको देखनी चाहिए। आपकी सेल्फीज और आपके फोटोज हमें लगातार मिल रहे हैं। वाह, शिव कुमार शर्मा साहब तो मतलब कंप्यूटर जी को मतलब ऐसा लग रहा है वो तिल गुड़ खिला रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना। कुछ मकर संक्रांति वो कंप्यूटर जी के साथ मना रहे हैं, लगता है अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के साथ बैठे हैं। अरे क्या बात है, टोक्यो से है सर, वाकई में टोक्यो से है या टोक्यो का नाम लिखकर पिक्चर भेजिए। लेकिन श्याम सुंदर जी, आपकी तस्वीर सुंदर है, शाम भी है, थोड़ी सी काली भी दिख रही है, लेकिन विवेक शारदा साहब ने 2 छोटी छोटी बच्चों के साथ बहुत ही खूबसूरत पतंग और ये तस्वीर हमें भेजी है। बड़ी क्यूट सी बच्चियाँ हैं दोनों। और वाह, नीलेश भूतड़ा साहब पकौड़े तलते हुए दिख रहे हैं। इंदौर है, इंदौर में तो जाता है एक्चुअली। इंदौर आप कभी गई हैं? इंदौर मैं एक बार गई हूँ। इंदौर में आपको जाना चाहिए रात को सराफा, अच्छा, जहाँ पर खाने पीने का जो मजा है इंदौर में चाहिए। 56 दुकान, वैसे उसको मिनी बॉम्बे तो बोलते ही हैं इंदौर को। हाँ, इंदौर मिनी बॉम्बे है, लेकिन वहाँ पर खाने पीने का जो मजा है रात को सराफा में, गराड़ो, भुट्टे का खीर, साबूदाने की खिचड़ी, दही, मतलब आप वजन बढ़ा कर ना आए तो फिर तो इंदौर जाना ही लगा। राजस्थान, गुजरात के अलावा एमपी के बारे में भी काफी अरे मतलब इंदौर से बढ़िया जगह है नहीं खाने के लिए, और नमकीन तो वहाँ की फेमस है ही। तो भूतरा साहब देखिए, सर जरा इनवाइट कीजिए दीपाली जी को, आपके यहाँ इतनी सब कुछ खाने की चीज़ें बनती है। तो ये एक बेहतरीन तस्वीर उन्होंने भेजी। हाँ, उसके बाद मनीष शर्मा साहब ने, क्या बात है, लोहड़ी मनाते हुए, वाह, बिल्कुल फेस्टिव मूड में। तो मनीष जी, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपकी। दीपेंद्र राठौड़ साहब 3 इडियट्स, लेकिन समझदार है, बहुत सही जगह इन्होंने तस्वीर खरीदी है, खींची है, और पतंग उड़ाते हुए बिल्कुल आसमान में बहुत दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। राठौर साहब, बधाई आपको भी, आप भी दिख रहे हैं टीवी पर इस वक्त। तो आप भी अपनी सेल्फी, अपने फोटो भेज सकते हैं, लेकिन दीपाली इतने सारे फोटो आ रहे हैं, इतनी सेल्फी आ रही है, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, सब दिखा नहीं पा रहे हैं। तो हम ये सोचे कि एक दिन और एक्सटेंड कर लिया जाए। अच्छा, कल और दिखाते हैं। और वैसे भी कल वैसे भी कुंभ है, कुंभ भी है, तो शाही स्नान भी है, तो उस मौके पर भी तस्वीरें मिलेंगी। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये भी है कि देखिए, आज बहुत सारे लोग सेलिब्रेशंस कर रहे होंगे, आज फोटो खींचेंगे, शाम को डालेंगे। तो एक काम और करते हैं, कल एक दिन और आप लोगों के लिए, तो कल एक बार और फेसबुक पर और ट्विटर पर आप हमें फोटो पोस्ट कर दें, कल भी हम आपको दिन भर दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से फोन उठाइए, अपनी सेल्फी क्लिक कीजिए और हमें भेजिए।
और हम आपको टीवी पर दिखाएंगे इसी तरीके से कुछ ही देर में। जैसे कि हमने शो की शुरुआत में भी कहा था, टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस का कंपैरिजन आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन एक दो स्टॉक्स और है जो काफी दमदार एक्शन दिखा रहे हैं, पर जिन्होंने एक्शन की शुरुआत पिछले हफ्ते से ही कर दी थी, हमने जिक्र भी किया था। और एक स्टॉक था अपोलो हॉस्पिटल्स का, दिन के ऊपरी स्तरों पर ये ट्रेड कर रहा है और पिछले 2-3 दिनों में स्पेशली अच्छी तेजी इसमें बनी है। राकेश जी, आपको याद भी होगा, आपसे व्यू भी लिया था स्टॉक पर। अब बताइए, लगातार तेजी की बात करना क्या है आज के मूव के बाद स्पेशली? दीपाली जी, स्टॉक ने तो एक ब्रेकआउट दिया है, एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। किसी ने दीपाली जी ले रखा है तो क्लियरली यहाँ पर स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए। काफ़ी समय बाद इस स्टॉक ने 1300 रुपये के लेवल को तोड़ा है और उसके ऊपर निकला है। टेक्निकली अब यहाँ पर मुझे लगता है कि 1345, 1348 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो क्लियर होल्ड है किसी ने लिया हुआ है तो। अपोलो दिन के हाई पॉइंट पर कर रहा है ट्रेड और कुछ ही देर में आपके लिए आ रहा है कल के 2000, यानी एक स्टॉक हम आपको बताएंगे तेजी या फिर मंदी की तरफ, जो कि कराएगा आपकी कमाई और शायद इंडेक्स भी हो, कुछ कह नहीं सकते। तो कुछ भी हो सकता है, कमाई होगी, कमाई होनी इसकी संभावना पूरी है। तो कल के 2000 आने की तैयारी है। और इनफैक्ट कल के 2000 का आपने जिक्र किया तो मुझे एक चीज और इंटरेस्टिंग लगी, कल बुल रन में सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई चीज थी वहां पर 15,000 लोगों के बीच में, तो आज के 2000 ही था। जी हाँ, वो जब अंकिता लोखंडे बोल रही थी कि मुझे भी पैसा लगाना है, तो हम यही कह रहे थे शर्मिला जी कि भाई ये तो वो हैं जो 20,000, 2 लाख, 20 लाख कमाना चाहती है। हमारे दर्शक तो 2000 वाले सब आज के 2000 वाले हैं। तो आज के 2000 ज़्यादा फेमस है आज के 2 लाख से। तो बस आज के 2000 के साथ साथ कल के 2000 भी आने की तैयारी है। फॉर्चुनेटली अब तक है ना, कल के 2000 बहुत अच्छे गए हैं। हाँ। अब तक सारे लगभग कल के 2000 श्रीराम ट्रांसपोर्ट का आपने जिक्र किया था, उसकी 3-4 जो भी शुरू, अब मुझे याद तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक दो मुझे याद है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। वो परफॉर्मेंस नेक्स्ट डे काफ़ी, इंडिया बुल्स हाउसिंग, तो ये सारे अच्छे गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी एक और रिजल्ट सीजन है, तो रिजल्ट सीजन में संभावनाएं थोड़ी सी आपके लिए बढ़ जाती है इस तरह के मौकों की। राइट एनालिसिस होना चाहिए जो कि मिलता है इसी बिजनेस पर, और मिलेगा। तो तैयार है या फिर थोड़ा बस 2 मिनट दे दे, मेरे ख्याल से तब तक हमारी टीम तैयार है टीसीएस और इन्फोसिस के बीच में मुकाबला करवाने के लिए। तो संदीप और सुमित है, तो चलिए उन्हीं के पास चलते हैं। टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस, जंग जारी है। शुक्रिया अनिल जी। जंग जो है अब तो एक साइडेड ही होती हुई दिख रही है, इन्फोसिस के फेवर में फिलहाल हो गई फेवर में, ऑलमोस्ट आई चुकी है। ये भी मतलब है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तभी ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, नहीं वो तो खैर हो ही सकता है, लेकिन एक चीज़ है, ये वैसा वाला मामला है, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज या फिर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एशेज जो होती है, वो मतलब जब भी है ना, जो डिसीजन आता है एक ही टीम के तरफ बड़ा टिल्टेड आता है, उसी के फेवर में आता है। लेकिन एक चीज अच्छी है ना, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जीते कोई भी, दोनों टीमें अच्छी है। एंड ऑफ द डे चाहे इन्फोसिस हो या टीसीएस हो, कंपनीज दोनों अच्छी हैं। टाइमिंग इंपॉर्टेंट, और सुमित ज्यादातर जीतने वाली टीम की तरफ होते हैं जिनका पल्ला उधर जाता है। सुमित हेल्थ हाइट में ऐसे है ना कि वो आपको डराई देते हैं ये मैं ही लूंगा तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है। नहीं, क्वालिटी तो बीट नहीं कर पाएंगे ना, लेकिन खैर इस क्वार्टर में क्वालिटी इन्फोसिस की नहीं बीट कर पाएंगे, ये तो श्योर है। इन्फोसिस के नंबर्स आए हैं दोनों ही लिहाज से, चाहे आप नंबर्स के लिहाज से देख ले या वैल्यूएशन के लिहाज से देख ले, इस साइड इस बार ज़्यादा बेटर हिसाब किताब बैठ रहा है। इन्फोसिस की कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ 2.7% के आसपास, रादर 1.8 से 2.7% के आसपास अपर एंड पे आई है। टीसीएस 1.8% के आसपास की इन्होंने कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ दी, जो कि ट्रांसक्रिप्ट होकर जब डॉलर रेवेन्यू के अंदर आई तो भी वो ज़्यादा बेटर इन्फोसिस के अंदर दिखाई पड़ी इंस्टेड ऑफ टीसीएस, जहाँ पे इन्फोसिस की डॉलर रेवेन्यू जो है वो भी अनुमान से बेटर आई है। हालांकि टीसीएस ने भी उसमें बेटर साइड पे नंबर दिए, लेकिन इन्फोसिस का अनुमान 296-97 था, 98 आया। इन्फोसिस का लोअर एंड का अनुमान 522-523 था, वो उसके आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा। तो बेटर साइड पे इन्फोसिस के नंबर्स ट्रांसक्रिप्ट होते हुए दिखाई पड़े हैं। जो आपने कांस्टेंट करेंसी की बात करी ना, वो मैं इस प्लेट में, ये जो डॉलर आई की बात आप करें ना, इससे मैं एक्सप्लेन करूंगा। 298 का नंबर और 525 का नंबर, ऑलमोस्ट डबल साइज है। आप देखिए, तो अगर इतने बड़े साइज पे भी आप 1.8% की ग्रोथ ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आप इन्फोसिस से बेटर कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी है, स्केल बहुत बड़ा है। उस लिहाज से भी अगर आप इतना अच्छा ग्रो कर पा रहे हैं और लगातार मेंटेन कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी है आपके पास, तो मैं कहूँगा ये चीज़ बेटर है जहाँ तक टीसीएस की बात है। उसके साथ साथ अगर आप देखें, इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं
वो भी इन्फोसिस के मुकाबले बेटर हैं। और ये आज से बात नहीं सुमित, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। 2008 में देखिए ये 32% के आसपास से स्टार्ट हुए थे, 22.6% पे आ गए हैं, और ये स्टार्ट हुए थे 24.5% के आसपास से, और अब 25% के ऊपर हैं। तो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, लेकिन दिशा एक ही है, और उनकी दिशा देखिए वो अपने रेवेन्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन अपने मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इसीलिए तो शेयर में गिरावट आई और शेयर के वैल्यूएशन साउंड साइड पर आ गए जब गिरावट आई है। तो खैर रेवेन्यू ग्रोथ 3.8%, जो कि अनुमान से काफ़ी बेहतर है, 1.5% अनुमान से काफी कम। सिचुएशन क्लियर है, हेजिंग ज्यादा बेटर है इसे, तो इसलिए आप मान सकते हैं इसकी हेजिंग बेटर है। हाँ, एक चीज वीक है इन्फोसिस के केस में, वो है इनका एट्रिशन रेट। एट्रिशन रेट इन्फोसिस का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू टीसीएस। इंडस्ट्री बेस्ट है, वो इंडस्ट्री बेस्ट मान के चल सकते हैं, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा वीक है। लेकिन वैल्यूएशन पार्ट पे जब आप आएंगे तो इन सभी चीजों का जवाब आ चुका है। इन्फोसिस इस तरह के नंबर्स देने के बाद फॉरवर्ड ईपीएस को देखते हुए और बायबैक के दाम के हिसाब से 19 के मल्टीपल पर है, जबकि टीसीएस करीब 21 से 22 के मल्टीपल पर आ चुका है। तो वैल्यूएशन थोड़े खींच चुके हैं, इसलिए शायद पैसा यहाँ पर आ सकता है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए, आने वाले समय में भी इनका जो फॉरकास्ट है ना, उसमें ये माना जा रहा है कि जिस तरह के इनके एक्सपेंसेस हैं और डिजिटल पे इनका जो फोकस है, आगे खर्चे काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और आपको बता दूं इनका डिजिटल से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आता है, और इनका जो ट्रेडिशनल आईटी है ना, वहाँ से ज़्यादा जो रेवेन्यूज़ का हिस्सा है वो ज़्यादा आता है, और वहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर है। अगर आप देखें ये चीज़ अभी तक आप इग्नोर करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि टीसीएस अपना जो प्राइसिंग है उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। यही कारण है कि अपने मार्जिन मेंटेन करते हैं, भले रेवेन्यू साइड पर कम ग्रो करते हैं, लेकिन प्राइसिंग को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इसीलिए तो कॉन्स्टेंट करेंसी गाइडेंस इन्होंने अपनी अपर साइड पर रिवाइज की है, वो आप देख भी पा रहे हैं 8.5 से 9। टीसीएस ने मोटी मोटी तो अपनी कहानी दी है कि हाँ अच्छे नंबर्स आएंगे, लेकिन गाइडेंस इज अ नंबर जो उन्होंने दिया है कि अपने 6 से 8 से बढ़ा के 8.5 से 9, यानी 1.5% चीज से हाई कर देना बहुत। 525 करोड़ डॉलर के रेवेन्यूज, उसमें 25 से 26% के जो मार्जिन्स हैं, और उसमें वो कह रहे हैं कि हाँ हम इस चीज़ को मेंटेन करेंगे और एक तरफा ही रहेंगे। तो मेरा तो यही कहना है, भले आपको वैल्यूएशंस महंगे लगे, लेकिन एक क्वालिटी है, साइज देखिए, इनके जो क्रेडिबिलिटी है वो देखिए, कंसिस्टेंसी देखिए, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। मैं तो इसी चीज़ पे सम अप करूंगा कि क्वालिटी कम सेटअप प्राइस। अनिल जी, क्वालिटी कम सेटअप प्राइस वहां पर लग गया, लेकिन फिलहाल एक अच्छी चीज सस्ते डिस्काउंट पर अवेलेबल है, तो आप इसे भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो इंटरेस्टिंग है इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस। अगर आज चार्ट्स में पूछेंगे तो इन्फोसिस मजबूत नजर आएगी, और शर्मिला जी ने तो बोल दिया दोनों ही रखेंगे। कभी किसी की परफॉर्मेंस अच्छी, कभी किसी की अच्छी, तो दोनों पर भरोसा कीजिए लंबे समय में। तो जाहिर सी बात है, हाँ हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। एक तो बहुत अच्छा झगड़ा किया ये लोग ने। नहीं आपने देखा, फुली अप्रिशिएट। आपने देखा क्या अभी? तो ये तो टीवी स्क्रीन पे है। ये बहुत इट वाज अ वेरी सिविलाइज्ड असली वाला अच्छा वाला देखना है तो न्यूज रूम में आइए कभी। No, but I'll tell you what my main concern with Infosys is. एक तो जो मार्जिन गैप खुला है दोनों के बीच में, that's 300 basis points, which is huge. Infosys और TCS के बीच में, so उधर मुझे लगता है कि TCS is better. And I would tend to agree about the quality bit, because अगर आप सोचेंगे कि Infosys के जो issues थे जिस वजह से पूरा मैनेजमेंट चेंज हुआ था, you know that whole Panama and that Strava whatever, तो we don't have closure on that. हमें कोई भी अभी तक ये नहीं है कि हाँ ये चीज़ें हुई थी, जो पूरा एक वो पूरा बवाल उठा था कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एंड दिस एंड दैट, तो वो अभी तक कहीं भी आई डोंट थिंक थिंग्स आर एज क्लियर एज दे शुड बी। आई एम अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो कि वो चीज़ें क्यों हुई थी और उसको कहाँ पे जाके उन्होंने कंक्लूड किया है। दैट वी स्टिल हैवंट गॉट, सो दैट हैज़ बिन फॉर मी स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग। लेकिन क्योंकि वैल्यूएशंस ज़्यादा अच्छे हैं इन्फोसिस के, तो आई थिंक इन्फोसिस इज गेटिंग अ लेग अप, और टीसीएस थोड़ा महंगा था इसलिए इट्स टेकिंग अ स्टेप डाउन, सो दे आर मीटिंग समवेयर इन बिटवीन। चलिए, अच्छा वैल्यूएशन गैप जो है वो कम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच एक जुगलबंदी का बिगुल बजाना, जुगलबंदी है, बड़े दिनों बाद जुगलबंदी है ये, तो कुणाल जी और राकेश जी करना चाहते हैं फिर से एक दूसरे के साथ जुगलबंदी, लेकिन एक दूसरे के साथ एक तीसरा भी है, और वो है वो स्टॉक जो जुगलबंदी में आने वाला है। आइए बिगुल के बाद चलते हैं। कुणाल जी, राकेश जी, बताइए, बड़े दिनों बाद जुगलबंदी कर रहे हैं आप। अनिल जी, जुगलबंदी में हम बड़े मतलब कि डिलीवरी वाले स्टॉक्स देना पसंद करते हैं, और आज का जो स्टॉक है वो है सोलारा एक्टिव फार्मा कंपनी है। अनिल जी, ये स्ट्राइड्स ग्रुप की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और इसका अगर आप शेयर होल्डिंग देखते हैं अनिल जी, तो यहाँ पे डीएसपी ब्लैक रॉक जो है वो लगभग 1.72% होल्ड करता है, और एसबीआई मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो है 5.8% होल्ड करता है। मधुसूदन केला जी 1.10% होल्ड करते हैं, और स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है आज 330 की एक नेकलाइन को तोड़ के उसके ऊपर स्टॉक निकला है।
स्मॉल कैप स्टॉक है, एक ब्रेकआउट दिया है, स्ट्राइड्स ग्रुप की कंपनी है, स्ट्राइड्स फार्मा भी स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, ये भी एक ब्रेकआउट दिया है और ये स्टॉक यहाँ से 50-60 रुपए 3 से 5 दिनों में बढ़ने का पोटेंशियल रखता है। यहाँ पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, इस काउंटर में एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन हमने देखा और जैसा भी राकेश जी ने बताया कि स्ट्राइड्स फार्मा से बहुत मिलता जुलता चार्ट स्ट्रक्चर है, सेम ग्रुप की एक कंपनी है और जिस तरह का ब्रेकआउट 325 रुपए के ऊपर इस काउंटर ने आज दर्ज किया है, मुझे लगता है कि 380 इसके लिए अगला टारगेट होना चाहिए। दो लेवल्स हम सुझा रहे हैं, 370 और 395, ये दो टारगेट्स हैं, अग्रेसिव बड़े टारगेट हैं और ये कुछ समय में हासिल होंगे। इसमें स्टॉप लॉस 320 पर रखना है और मौजूदा स्तरों पर बाय करना है सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेस। तो ये है स्टार, आज का स्टार परफॉर्मर जो स्टॉक है 8% मजबूत, उसी की ग्रुप कंपनी को ढूंढा है कुणाल जी और राकेश जी ने यहाँ पर खरीदारी करने के लिहाज से। ये कैश मार्केट का स्टॉक सोलारा एक्टिव फार्मा, 8.5% आज ये स्टॉक मजबूत है। यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 320 का स्टॉप लॉस है, 370 और 395। ये अंदाज से कितने समय के लिए कुछ दे सकते हैं अंदाजा? अनिल जी बहुत कंजर्वेटिव हूं तो मुझे लगता है 7 से 10 दिन में ये लेवल्स मिलने चाहिए यहाँ पर। वाह, 7 से 10 दिन में, यानी कि 375, 370, 390, लगभग 10 से 15% का मुनाफा बन सकता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। ये सोलारा जो है, ये अगर एक्टिव रहा अगले 7 दिनों में तो ये स्टार ग्रुप की स्टार स्टॉक परफॉर्मेंस साबित होगी। ओके, लेकिन एक और स्टॉक है जो बड़ी स्टार परफॉर्मेंस दे रहा है, वो है प्राज इंडस्ट्री, जो कुणाल जी राकेश जी ने भी बार बार रिकमेंड किया और उसके बाद सिमी जी भी कह के गए, उसके बाद से स्टॉक लगातार एक्शन में। 150-55 पे अब भी मौका है खरीदारी करने का? नहीं, आई डोंट लाइक इट। नहीं, डर लगता है? नहीं, डर का सवाल नहीं है, समझ में नहीं आता है। हाँ, और अभी अगर आप इस तरह की बात करें कि क्रूड कम प्राइस पे है तो एथेनॉल ब्लेंडिंग की स्टोरी बहुत ज़्यादा, उसको आप ये नहीं कर सकते। उसके साथ जो पूरा स्पेस में जो वो स्टॉक है, दैट होल सेक्टर्स ओनली नॉट डूइंग ऑल दैट वेल। फिर पहले कुछ उनके इश्यूज थे, लेगेसी इश्यूज थे, तब से जो स्टॉक, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है वेरी ऑनेस्टली, सो आई रियली डोंट नो कि ये क्यों इतना बढ़ रहा है। ठीक बात है, चलिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आपके लिए राय प्राज इंडस्ट्री पर, लेकिन टेक्निकली भी पूछ लें एक बार। पूछ लेते हैं राकेश जी से। राकेश जी का तो पूरा भरोसा है स्टॉक पर और मेरे ख्याल से 180 तक के टारगेट्स की बात कर रहे थे आप राकेश जी, वो इंटैक्ट हैं अभी भी? बिल्कुल दीपाली जी, टारगेट्स इंटैक्ट हैं, बट जो अनिल जी का प्रश्न है कि दोबारा से खरीद लें, अनिल जी यहाँ पर खरीदारी की नई राय नहीं दे सकते क्योंकि कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है। कोई आगे चल के कोई नया पैटर्न बनता है तब बात अलग है। एज ऑफ नाउ होल्ड करना चाहिए 178 से लेकर 180 के टारगेट के लिए। कैसे करेंगे? जिसके पास नहीं है वो कैसे होल्ड करेंगे बताओ? अनिल जी देखिए, जिनके पास नहीं है वो और चीजों को देखें। अगर आप ध्यान दें अनिल जी, फ्राइडे को जब आपके साथ बॉम्बे स्टूडियो में था तब मैंने बोला था कि कर्नाटका बैंक को आपने इनफैक्ट 100, 102, 103 से शुरू करा था आज के 2000 में देना। और मैंने उस समय बोला भी था कि ये जिस तरीके से IOL फार्मा डबल हुआ है, ये स्टॉक भी एक अच्छी रिटर्न दिखाएगा। क्योंकि हम लोग अनिल जी ना सिर्फ स्टॉक का, एनालिस्ट का, एंकर का, सबका हम लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं और बड़ा मैंने कॉन्फिडेंटली बोला था कि जिस तरीके से आप इस पर बुलिश हैं, तो देखिए आज जब दूसरे दिग्गज बैंक, इंडसइंड बैंक गिर रहे हैं, कर्नाटका बैंक बढ़ा हुआ है, तो दूसरी अपॉर्चुनिटीज तो अनिल जी मिलती रहेंगी। बट प्राज में एज ऑफ नाउ कोई पैटर्न नहीं है कि नई खरीदारी वहां पे की जाए। चलिए, तो ये है प्राज इंडस्ट्री पर आपके लिए राय। फ्रेश खरीदारी मत कीजिए, जो खरीदा हुआ है उसे संभाल के रख लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन जेटेवेस को देखिए 12% ऊपर आ गया। बड़ी उड़ान, बड़ी तगड़ी उड़ान लगाई है जेट। यही लगा रहा है आज नफे की उड़ान। तो मकर संक्रांति के दिन स्टॉक देखिए 283, 284 पर आ चुका है। हालांकि एफएनओ बैन में, कैश में किसी ने पोजीशंस बनाई होंगी। 3 बजे बताएंगे रजत, एफएनओ बैन से बाहर मुझे लगता नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। एक तो 130-35 ये हो गया इसका जितना खराब होना था। लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है जेट एयरवेज में, तैयारी है, हो गया। मतलब ये अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच रहा है। टाटा या इतिहाद दोनों को दौड़ लगानी, कौन आगे निकलेगा देखो। तो इंटरेस्ट बना रहेगा इसमें, थोड़ा सा बस कॉशियस रहे। शेयर में दिन के ऊपर इसका पायलट कौन है ये पता लगाना है। बिल्कुल 13.5% ऊपर है अभी। लेकिन रजत हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से, लेकिन अब अभी वो बैन से बेनिफिट नहीं बता रहे, बल्कि वो ये बताएंगे कि कौन सा वो स्टॉक है जिसमें इन्वेस्ट करके आपका
कमाई होगी, मुनाफे की उड़ान आप भरेंगे। यानी एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे दिन भर की जो सीरीज रही है, जो स्पेशल सेगमेंट रहा है, नफानी पतंग उड़ी उड़ी जाए। रुक करते हैं स्पेशल सेगमेंट का। तो बताइए रजत, कौन सा स्टॉक है या फिर कौन सी कंपनी है जो पिछली 4 तिमाहियों से लगातार अच्छे मुनाफे की ग्रोथ दे रही है और आगे का आउटलुक भी बहुत दमदार है? पहले ये ध्यान से सुनिए, ये मैं याद करके आया हूँ। अच्छा। आज बाजार, एक मिनट, सारोनाथी आप सर बहुत सुनिए वो अच्छी तो। तरह याद किया था इस बार तो मैंने एक मिनट, याद करके आए तो पेपर नीचे रखो। नहीं फिर तो नहीं। नहीं, याद करके आए याद मतलब किया क्या तो है? पेपर देख के क्यों पढ़ना है? हाँ, याद करके आए तो पेपर कैसे सर, देखोगे 4 भाई? लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, वो हाँ, पहली अब बार। ऐसे बोलो ना, देख के पढ़ूंगा, उसमें क्या? चार अच्छा, देख के पढ़ने में नुकसान क्या है? ये देख के भी याद ही करना पड़ रहा है तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब देख के पढ़ने में मुश्किल हो रही है। अच्छा सुनो तो सही, बहुत मेहनत से लिखा है कि आज बाजार सारो નથી, સ્ટોક્સ में एक्शन ઓછા છે, પણ મારી પાસે એક જોરદાર સ્ટોક છે, તેનું નામ છે સ્ટરલાઇટ ટેક। तेनू पंजाबी है। તેનું ही बताया था તે- સર, તેનું તે- નામ છે। તેનું તો પણ તેનું ઇઝ નોટ ગુજરાતી વર્ડ, નહીં, તેનું ગુજરાતી વર્ડ है, એનો નામ છે, એનો નામ છે। નું નામ છે સ્ટરલાઇટ ટેક। कोई नहीं। ये तो अगर है ना मुझे नहीं आती हो तो तुम तो मुझे बना के निकल जाओ आगे। रजत, ऐसा थोड़ी है। आज मार्केट सारू નથી, बराबर છે? आपको ही पता होगा। ચાલો, स्टरलाइट टेक ये स्टॉक है और मुनाफे का ट्रेंड देखिए तो पिछली 4 तिमाहियों से मुनाफे में ग्रोथ देखने को मिल रही है। Q3 FY18 में जहां पर 66 करोड़ का मुनाफा था, वो अब धीरे धीरे बढ़ के पहुंच गया 108 करोड़। अगर आप सालाना आधार पर भी देखेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। अब एक साल में मुनाफा करीब 90% बढ़ता हुआ नजर आया। 13 दिसंबर को प्रमोटर ने हाल फिलहाल की खबर थी कि 20.9 करोड़ गिरवी शेयर जो उनको छुड़वाए। यही एक दिक्कत है कि गिरवी प्रमोटर का स्टेक पड़ा है और उसको भी अब कंपनी ने प्रमोटर्स ने प्लेज शेयर्स को रिलीज किया। हाल फिलहाल की एक खबर थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ऑर्डर बुक, 9,455 करोड़ की मजबूत ऑर्डर बुक है और उसमें भी जो नौसेना के लिए हाल फिलहाल की खबर यह कि कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया कंपनी ने। 3,500 करोड़ के ऑर्डर्स तो नौसेना की ओर से ही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऑप्टिकल फाइबर जहां पर सबसे ज्यादा ये कंपनी फोकस कर रही है, वहां पर भी जून 2020 तक अपनी क्षमता को दोगुना करने की बात कर रही है। और जैसे हमें पता है डिजिटल इंडिया मिशन पर सरकार का फोकस है, भारत नेट से इनको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स आने वाले समय के लिए भी एक्सपेक्टेड हैं। तो ये सभी रेवेन्यू और साथ ही साथ मुनाफे पर असर डालेंगे। कंपनी की खुद अनुमान कैलकुलेशन ये बताती है कि FY20 तक ये 10 करोड़ US डॉलर्स की गाइडेंस दे रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर 710 करोड़ मुनाफे के तौर पर कमाना चाहते हैं। फिलहाल कंपनी 370 करोड़ रुपए कमाती है। तो आप ये देखिए लगभग 370 करोड़ से 710 करोड़ का मुनाफा जो है कंपनी पोस्ट कर सकती है। खरीदारी की सलाह, ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस का जो औसत टारगेट है, आनंद राठी की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहां पर वो 400 का लक्ष्य स्टॉक पे लेकर चल रहे हैं। स्टरलाइट टेक, ये स्टॉक पे नजर रखनी होगी। और स्टरलाइट टेक पर तो इनफैक्ट ज्यादातर ब्रोकर हाउसेस बुलिश हैं, सबके 400 450 तक के टारगेट से, चाहे वो घरेलू हाउसेस हो या फिर विदेशी ब्रोकर हाउसेस हो। शुक्रिया रजत ये स्टॉक बताने के लिए और गुजराती भी सीखने की कोशिश करने के लिए। आप काफी कोशिश कर रहे हैं इस सेगमेंट के जरिए। सुबह भी इन्होंने इनफैक्ट गुजराती में ही बोला था। रजत के प्रयासों की बिल्कुल सराहना की जानी सर चाहिए। वो मतलब सराहना कोशिश, उनकी- नहीं उनकी- बिल्कुल नहीं, कोशिश वो लोग कर रहे हैं सिखाने की, वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। बाहर हाँ, आपको तो पता थोड़ी है। आप भी उनकी जितनी सिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं, उसकी 10% आप भी सीखने की कर लो तो काम हो जाएगा, उनकी मेहनत सफल हो जाएगी। अपने लिए नहीं सीख रहे, उनके लिए सीख लो गुजराती, जो आपको सिखाने की कोशिश कर। लेकिन बहुत अच्छा प्रयास है, धीरे धीरे सीख जाएंगे, समझ में आओ से, जराक वार लाग से बस। ये हमको समझ नहीं आया और मुझे भी नहीं आया इनफैक्ट। थोड़ा सा वक्त लगेगा, समझ जाएंगे आप गुजराती, चिंता न करें, ठीक है। लेकिन ये तो इसलिए कि आज मूड जब संक्रांत का हो तो फिर पतंग और ये संक्रांत का तो संगम शर्मिला जी पूरा गुजरात में है, तो गुजरात का थोड़ा माहौल होना चाहिए। लेकिन इस बीच 2 बिगुल बजाने होंगे आपको एक साथ। BTSTT चार्ट कॉर्नर आज के 2000, आज के 2000 का बजा दीजिए हाँ। और BTST का भी बजा दीजिए, दोनों एक साथ। दोनों एक साथ। अरे देखो तो सही बजाओ आप, ठीक है, डबल धमाका है। डबल धमाका है, दोनों भी गोल एक साथ। हाँ। मतलब ये एक स्टॉक है जो किसी के BTSTT रडार पर भी आ रहा है और आपके आज के 2000 आपको पता है मैं आपको कब से इशारा कर रहा था कि आज के 2000 लेंगे। रजत के लिंक का रजत वेट का कर रहे लिंक, थे कि उसके कब पहले होगा। वो सोलारा एक्टिव फार्मा हमारे जुगलबंदी आ गया, फिर हम कुछ और चर्चा में चले गए, जितने में नितिन जी का भी मैसेज आ गया कि मुझे भी BTST देना है। और इंसिडेंटली नितिन जी का मेरा स्टॉक सेम है, तो फिर बिगुल बजा ही दिया जाए। तो पहले नितिन जी आप पहले बताएं, मैं तो ठीक है होस्ट हूँ तो मैं बाद में भी बता सकता हूँ। आप बताइए, स्टॉक तो हमारा सेम है और वो है ITC। अच्छा, और मुझे कल के 2000 में देना है, नितिन जी को BTST में देना है। नितिन जी बताइए।
देखिए जी, पूरे निफ्टी में दो स्टॉक का डेटा सबसे स्ट्रांग है। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग आईटीसी है और आईसीआईसी बैंक है। मैंने आईटीसी को आज चुना है। बीटीएसटी भी कर सकते हैं और नेक्स्ट 4-5 दिनों के लिए ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। इसके टारगेट मुझे लग रहा है जनवरी में ये कम से कम 305-310 की तरफ मूव करना चाहिए। 290 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर आप चाहें तो 295 की कॉल ऑप्शन 6 रुपये में मिल रही है, 300 रुपये की कॉल ऑप्शन 3.5 रुपये में मिल रही है। ये दोनों कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। टारगेट करीब करीब डबल का होगा दोनों कॉल ऑप्शंस का, और स्टॉप लॉस हम 289 स्पॉट लेवल के हिसाब से रखेंगे। मेरे ख्याल से इसको केवल बीटीएसटी के लिए नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऑप्शन लेके इस पूरे वीक होल्ड कर लें तो मार्केट की गिरावट में गिरने की भी उम्मीद कम लग रही है और काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग डेटा दिख रहा है। 305-310 के टारगेट जनवरी एक्सपायरी में मिल सकते हैं। ओके, 305-310 जनवरी एक्सपायरी में। और मेरे लिए आईटीसी बीटीएसटी कॉल है, और वो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि इस बार एफएमसीजी कंपनियों के स्पेशली आईटीसी के नतीजे बहुत दमदार आएंगे, और शायद इनकी वॉल्यूम ग्रोथ जो है पिछले कई तिमाहियों की सबसे बेहतरीन वॉल्यूम ग्रोथ हो सकती है। और उस लिहाज से हम लगातार आपको रिकमेंड भी कर रहे हैं कि आईटीसी में आपको ख़रीदारी करनी चाहिए। 291 के आसपास जो आज का लो है, जी हम 290-50, हाँ ये 290-50, 291 का ये आपको लगा लेना है स्टॉप लॉस आईटीसी में। 290-50 में लिख लेता हूँ। और मुझे भी लगता है कि इस स्टॉक में आराम से आप 300-305 की रेंज में इसे जाते हुए देख सकते हैं। तो 300 से 305 की रेंज के लिए आपको आईटीसी में कल के 2000 के लिए, तो ये कल के 2000 294-95 में खरीदिए, 290-50 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, 291 का, चलिए राउंड फिगर में 291 कर लीजिए, याद रखने में मुझे भी आसानी रहेगी। 300 से लेकर 305 की रेंज में जहां आपको ठीक लगे वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। ये मेरी भी राय है, नितिन जी की भी राय है। नितिन जी ने तो ऑप्शन के लिए कहा है। उन्होंने ऑप्शन कराया, उन्होंने डेटा चार्ट जिक्र किया। आपका कन्विक्शन रिजल्ट्स पर भी है? हाँ, मेरा कन्विक्शन रिजल्ट्स पर 100% है। मुझे लगता है कि रिजल्ट्स, मैं तो रिजल्ट्स के लिहाज से सही कह रहा हूँ। और रिजल्ट्स के लिहाज से देखिए, दीपाली, टाटा एलएक्सी, इंडसइंड बैंक दोनों हमने कहा था कि इनके रिजल्ट्स खराब है, और कर्नाटक बैंक, और रिजल्ट्स के बाद भी टीसीएस और आज भी इन्फोसिस आप देखिए, हमने कहा कि 705-710 वहाँ पर प्रॉफिट बुक करिए। और सुबह से हम ये कह रहे हैं कि अब आपको खरीदना नहीं है, तो प्री रिजल्ट और पोस्ट रिजल्ट एनालिसिस आपको प्रॉपर मिलेगा, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना। तो आज मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आईटीसी प्री रिजल्ट के लिहाज से ये लॉन्ग कॉल है। जब जब नीचे आए, जहां आपको ठीक लगे वहां रिजल्ट तक खरीदारी करनी है। रिजल्ट के बाद देखिएगा कि रिजल्ट कैसा रहता है। तो अब तक तो रिजल्ट के हिसाब से जो अनुमान लग रहे हैं, क्योंकि आप क्या होता है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट का अनुमान कोई आपको पता है कि क्या रिजल्ट आएगा। आप मैनेजमेंट की कमेंट्री, थोड़ा चैनल चेक, किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ हो सकती है, ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। और वो अगर आपका अंदाज़ा सही है तो फिर एकदम आपके लिए बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो आईटीसी, बीटीएसटी और साथ ही कल के 2000 की कॉल, जहां पर खरीदारी का व्यू दिया गया है। 23 जनवरी यानी अगले हफ्ते वेंसडे को आईटीसी के रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन एफएमसीजी में ज्यादातर रिजल्ट्स अच्छी एक्सपेक्टेड है। कुछ एफएमसीजी क्षेत्र के आप और स्टॉक देखिए। आईटीसी तो निचले स्तरों से रिकवर हुआ ही है। डाबर आप देखिए दिन के हाई पॉइंट पर कारोबार कर रहा है। हाल फिलहाल में हमने देखा कई एक्सपर्ट्स ने मैरिको को भी रिकमेंड किया। इनफैक्ट शर्मिला जी, आप बताइए, रिजल्ट से पहले एफएमसीजी दिग्गजों में कोई स्टॉक लेना हो? एचयूएल के तो इनफैक्ट इसी वीक अर्निंग्स है, इसी हफ्ते रिजल्ट्स है, तो कौन सा लेना चाहिए? जस्ट थिंकिंग ऑफ दैट, जो आपने चीज कही कि ये पूरे अर्निंग सीजन में अगर मुझे कोई सेक्टर अच्छा लगता है और जो खरीदने लायक लगता है, तो वेरी ऑनेस्टली वो एफएमसीजी है, और ट्रेडिशनल एफएमसीजी नाम है। और अगर आप डाबर की भी बात करें तो आई थिंक यू विल फाइंड ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस कोई ना कोई डाबर को रेकमेंड करता है। सो नो, दैट्स रियली बीन ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव। एंड आई थिंक कम्प्लीटली ये हफ्ता काफी दिग्गज कंपनीज के रिजल्ट हैवी, रिलायंस के भी नतीजे है, एचयूएल के भी नतीजे है। सो आई डेफिनेटली लाइक एचयूएल ऑल्सो एट करंट लेवल्स। तो मुझे लगता है कि अगर एक सेक्टर में आप खरीद कर सकते हो जी, तो डेफिनेटली एफएमसीजी है। आईटीसी आल्सो इज अ स्टॉक आई लाइक। शर्मिला, माफ कीजिए, आपको रोकना चाहिए। जेट एयरवेज देखिए, जो कह रहे थे हम कि कौन आएगा पायलट बनने, आप अनिल जी खबर आ रही है एतिहाद हिस्सा बढ़ा सकती है जेट एयरवेज में। खबरें हैं, बिल्कुल है, और 24% से बढ़ाकर 49% कर सकती है। खबरें तो काफी समय से थी, लेकिन शायद कुछ दैट विल आल्सो ट्रिगर ओपन ऑफर देन। नहीं, इंसिडेंटली ये खबरें सुबह से चल रही है, और हम भी इस खबर पे काफ़ी सुबह से काम भी कर रहे थे कि शायद, बट दिक्कत रही कि ये खबरें कंफर्म होना थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो सोर्स बेस्ड खबरें हैं जो चल रही हैं, और वो खबरें उस लिहाज से मतलब आपको मीडिया में हर जगह नजर आएंगी। और इसलिए हम आपको अभी थोड़ी देर पहले ये कहते हैं बस क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस क्लाइमैक्स में जो चीज़ें हमें समझ में आ रही है वो ये कि शायद टाटा आगे है, इतिहाद आगे, टाटा पीछे रह गया है। और कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें हैं जेट को लेकर जो शायद हम कल सुबह आपको और बताएंगे।
शायद आज शाम तक कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें हाथ लगे। तो एग्जैक्टली डील किस तरह से होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा, नरेश गोयल के पास क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ जाएगा, इतिहाद किस तरह से कंपनी चलाएगा। 49% हिस्सा अगर इतिहाद लेगा तो फिर तो नरेश गोयल का नहीं। कंट्रोल जाएगा लेकिन स्टेक नहीं जाएगी। स्टेक नहीं जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम कल बताएंगे। ये डील अगर इतनी आसान होती तो बहुत जल्दी इतने समय में हो जाती है। डील की जो स्ट्रक्चरिंग हो रही है वो बड़ी टिपिकल है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम एक्चुअली इसी पर काम कर भी रहे थे आज पूरे दिन भर। तो ठीक है, अब ये खबरें आई हैं तो ये खबरों, लेकिन ये ध्यान रखें जिन प्राइस के आसपास डील होगी संभावना ये है कि उन प्राइस के आसपास स्टॉक पहुंच चुका है अब। अच्छा, मतलब हाँ, तो ये जो 16% न्यूज़ है। हाँ 16% जो ये जिसमें स्टॉक बढ़कर 295 के आसपास है, बहुत संभावना है कि डील आपको इसी प्राइस के आसपास होते हुए दिखे, इसके ऊपर ना हो शायद। तो ये आपको देखना जरूरी है। ठीक है, बैन से बेनिफिट के लिए रजत भी तैयार नहीं, है। उससे पहले 1 मिनट BTST का बिगुल बजाना है और इस बार BTST का बिगुल कायदे से 2 बार बजना चाहिए। 2 बार तो बजा नहीं सकते, एक ही 2 कॉल्स हैं। हाँ, मतलब 2 जनों के BTST कॉल्स हैं। तो मैं पहले एक काम करता हूँ कि ठीक है, पहले BTST का बिगुल बजाइए। पहले बंसल जी आप दें अपने BTST। अनिल जी, मेरा तो स्टॉक NIT टेक है जिसका जिक्र आपने भी किया था। इस स्टॉक ने अनिल जी जहां IT स्टॉक्स में बड़ा कंफ्यूजन है, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, NIT टेक ने क्लियर एक ब्रेकआउट दिया है चार्ट्स के ऊपर और ओपन इंटरेस्ट में लगभग 28% से ऊपर का इजाफा है। क्लियर ब्रेकआउट है, यहां पर खरीदारी की राय है। 1165 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 1213 1213 यहां पहला टारगेट होगा। 1225 1225 यहां दूसरा टारगेट है और इन दोनों टारगेट्स के लिए NIT टेक को खरीदने की राय है। धन्यवाद दे दूं। मेरा 1195 धन्यवाद तो व्यूअर नहीं, मेरा सुबह आज का हीरो हमने ये शेयर दिया था, जबकि आज सुबह सब इन्फोसिस में लगे हुए थे। हमने आज का हीरो का के तौर पर ये जैसे 1180 पहला टारगेट था और 1195 दूसरा था। तो मेरा दूसरा टारगेट आपने हासिल करवा दिया। लेकिन BTST का एक और बिगुल इसी के लिए मैं बजवा रहा था क्योंकि विश्वेश चौहान की भी कॉल आई है मेरे पास। विश्वेश भी कह रहे हैं कि BTST NIT टेक। अच्छा, उनके टारगेट हाँ, क्या? अब सबके टारगेट्स आ रहे हैं। उनका स्टॉप लॉस है 1160, 1220 और 1240। जरा नोट कर लीजिए, 1160 ये स्टॉप लॉस का लेवल है विश्वेश का NIT टेक के लिए। 1220 माफ कीजिएगा और 1240, 1220 1240 इस टारगेट के लिए NIT टेक। और 18 तारीख को रिजल्ट है, 18 तारीख तक ये भी आपने रिजल्ट्स के बेसिस पे दिया था। 100% ये हमारा चौथा स्टॉक है जो प्री रिजल्ट हमने कहा है कि खरीदारी कीजिए। मतलब चौथा, मतलब जो जिसमें 2 में खरीदारी और 2 में बिकवाली की बात थी। टाटा एलेक्सी और इंडसइंड हमने कहा था खराब रिजल्ट है। कर्नाटक बैंक और NIT टेक हम कह रहे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट है। और NIT टेक के आप रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट के साथ हो सकता है वो मर्जर या स्टेक सेल की जो लंबी समय से बातें चल रही है, अगर वो कोई डेवलपमेंट हो गया, हमें पता नहीं होगा, नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ कि हो गया तो वो इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो 1220 1240 ये विश्वेश के टारगेट्स हैं। 1160 का स्टॉप लॉस है। राकेश जी, आपका स्टॉप लॉस कहाँ रख रहा है NIT टेक में? दिवाली जी, मेरा स्टॉप लॉस है 1165 का। 1165 का स्टॉप लॉस है। 1213 का पहला टारगेट है। स्टॉक अच्छी तेजी दिखा रहा है। मिड कैप आईटी में इनफैक्ट हम लोअर लेवल से अच्छा एक्शन देख भी रहे हैं। एक स्टॉक आप देख लीजिए KPIT टेक का। इसके रिजल्ट्स कल आएंगे। रिजल्ट से ठीक पहले क्या कोई ट्रेड आपको लेना चाहिए या फिर इग्नोर करना है, इस पर एक व्यू ले लेते हैं। कुणाल जी, दोनों तरफ के लेवल्स आप KPIT टेक के लिए बता दीजिए। कल रिजल्ट्स आएंगे, उससे पहले कि अच्छे आए तो कितना ऊपर जा सकता है, खराब आए तो कितना नीचे लुढ़क सकता है? देखिए, नीचे की बात करें दीपाली तो एक बहुत मजबूत सपोर्ट और बहुत साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल जो है 200 रुपए का, मुझे लगता है कि वो सबसे क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है। 200 के नीचे गया तभी इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और रिजल्ट काफी खराब आए तभी ये 200 के नीचे जाएगा। अन्यथा मुझे लगता है कि एक पुल बैक आने की संभावना ज्यादा चार्ट्स पर दिखती है, जहां पर हो सकता है कि एक बार 225 के लेवल्स आ जाए। तो 225 और 200 ये 2 लेवल्स हैं जिनको वॉच करना है। ठीक है, सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, पुल बैक का कैंडिडेट है। रिजल्ट से पहले थोड़ा सा सतर्क रहे, नंबर्स के बाद देखिए कैसा एक्शन बनेगा इस स्टॉक में। लेकिन कमाई आपकी लगातार होनी चाहिए। और एक और स्टॉक है जो अमर एनर्जी के रडार पर आ रहा है, तो कौन सा ये स्टॉक जान लेते हैं और रुक करते हैं कल के 2 का। ये कॉमन सेंस स्टॉक है। जब आज सुबह हमने आज के 2000 में आज का हीरो शेयर हमने चुना है NIT टेक, और अभी सबके
हमारे एक्सपर्ट्स के विश्वेश जी, राकेश जी सब कह रहे हैं एनआईटी टेक का फ्यूचर कल के लिए खरीद के जाइए। एनआईटी लिमिटेड, अच्छा खरीदना है। हाँ जाहिर सी बात है, सिंपल नो लॉजिक। एनआईटी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, इस वक्त 82 रुपये 50 पैसे के आसपास चल रहा है, 1% नीचे भी है। अच्छी बात है कि स्टॉक बढ़ा हुआ नहीं है। और सिंपल चीज़ है, जितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस एनआईटी टेक की आएगी उतनी परफॉर्मेंस इनकी बेहतर होने वाली। सिंपल सा लॉजिक है। और जिस तरह की तेज़ी से एनआईटी टेक भाग रहा है, जिस तरह से पोजीशंस एनआईटी टेक में बन रही है, एक अच्छी खरीदारी कल के लिए एनआईटी लिमिटेड में बन सकती। तो कल आपको ये 2000 रुपये आराम से बना के दे सकता है। अब आप 500 शेयर खरीद रहे हैं या 1000 शेयर खरीद रहे हैं या जितने खरीद रहे हैं उस हिसाब से आप अपने 2000 आगे गिन लीजिएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में भी एक तेज़ी की चांस बन सकती है। एनआईटी टेक के साथ साथ ये स्टॉक भी एक मजबूती का रुझान दिखा सकता है। तो बंसल जी, जरा चूँकि आप ही एनआईटी टेक खरीदने की राय भी दे रहे हैं, तो एनआईटी लिमिटेड पर भी राय दें, क्या ये भी एक कल के लिए अच्छा बीटीएसटी कैंडिडेट हो सकता है? देखिए अनिल जी, आप तो मैं कई बार बोला कि आप अहेड ऑफ ब्रेकआउट चीज़ को पकड़ते हैं, और इसमें क्या है कि ये स्टॉक करेक्शन मोड पर है, बट नीचे में स्टॉक का अनिल जी काफ़ी अहम सपोर्ट है। 81 रुपीज़ एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और लगता नहीं है कि स्टॉक 81 रुपीज़ के नीचे जाएगा, और यहाँ पर इसको खरीदा जा सकता है 81 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। और टेक्निकली यहाँ पर अनिल जी पहला टारगेट बैठता है 85 रुपीज़ 70 पैसे का, और दूसरा टारगेट बैठता है 87 रुपीज़ 80 पैसा का। स्टॉप लॉस क्या रखना है ये बताइए अनिल जी। स्टॉप लॉस 81 रुपीज़ का लगाना चाहिए। चलिए 81 का स्टॉप लॉस है। आप कल के लिए 85 हाफ पहला बता रहे हैं ना आप? हाँ जी अनिल जी, मैं 85 हाफ 80 पैसा पहला टारगेट है। ओके, और दूसरा 87 रुपीज़ 70 पैसा। 88 कर देता हूँ राउंड फिगर। 85 हाफ 88, दो टारगेट के लिए आपको एनआईटी लिमिटेड में करनी है खरीदारी। और अगर आपके आज ही 2000 बन जाए तो भी चिंता न करें, ले लीजिए। कुणाल जी की तरह नहीं, कुणाल जी का तो जैसे जैसे भाव ऊपर जाता है और उल्टा बोलते हैं कि नहीं कल। अपने तो सिंपल है, कल की कल देखेंगे, आज बन जाए तो आज ही ले लीजिएगा, नहीं तो कल तो बनेंगे, संभावना पूरी है। तो ये ध्यान में रखें। इस बीच कोटक महिंद्रा बैंक में बड़ा ब्लॉक लगा है, 49 लाख शेयर ट्रेड हो गए 1214 रुपये में। ये भारी भरकम ब्लॉक डील है, ज़बरदस्त वाली। आशु मदान जी अगर कहीं हैं, हमें सुन रहे हैं, तो कृपया कोटक महिंद्रा बैंक पर अपनी राय हमें भिजवाने का कष्ट करें। तो ये है। लेकिन इस बीच बैन से बेनिफिट की करें तैयारी, ऑलरेडी हम लेट हैं। तो रजत हमारे साथ है बताने के लिए कोई स्टॉक बैन से बाहर निकलने की तैयारी की। रजत जरा बिगुल बजाकर आ रहे हैं हम आपके पास। जेट बाहर निकलेगा कि नहीं? नहीं निकलेगा, मेरे को पता था आपका सवाल यही होगा, लेकिन जेट बाहर नहीं निकलेगा। अभी भी 121% है मार्केट वाइड पोजीशन जो खड़ी हैं। बस यही हुआ है कि जो डिस्काउंट है वो 18 पॉइंट्स हो गया है। अगर आप फ्यूचर और कैश को कंपेयर करेंगे तो कैश मार्केट में दाम ज़्यादा है, 295 293 पे ट्रेड कर रहा है, और वहीं फ्यूचर मार्केट पे 275 276 का कोट आ रहा है। तो कैश में खरीदारी जोरदार हुई है, ओपन इंटरेस्ट को ज़्यादा बदला नहीं। जेट बाहर नहीं होगा, और दूसरा अदानी पार भी बाहर नहीं होगा, ये भी 81.5% पे खड़ा है। तो दोनों ही स्टॉक्स बैन में रहने वाले हैं, कोई नई एंट्री नहीं आएगी। कोई नई एंट्री नहीं होगी और दोनों स्टॉक्स रहेंगे बैन में। जेट एयरवेज अदानी पार काफ़ी समय से बैन में है भी, और वहीं पर रहने की पॉसिबिलिटी है। कुछ ही देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और स्पेशल सेगमेंट, कुंभ से कमाई, और बताएंगे कि कुंभ से कौन से वो स्टॉक्स हैं या फिर कंपनीज हैं जो कि इम्पैक्ट हो सकती हैं। तो चलेंगे सुमित के पास सबसे कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले फटाफट से एक स्टॉक पे राय ले लेते हैं। वो है रेडिको खेतान का। इसके रिजल्ट्स भी आने हैं अगले हफ्ते, और नंबर से ठीक पहले थोड़ी खरीदारी स्टॉक में हो रही है। 418 419 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। कुणाल जी फटाफट से इसके चार्ट्स देखकर बताइए। नंबर्स तो अच्छे एक्सपेक्टेड है रेडिको खेतान से, लेकिन चार्ट्स पर क्या व्यू है? देखिए दीपाली, बहुत वक्त से रेडिको खेतान एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और अभी भी उसी रेंज में ये ग्रसित है। मुझे लगता है कि एक बार ब्रेकआउट आएगा तभी इस पर फिर नया मोमेंटम बनेगा। इन स्तरों पर वेट एंड वॉच और होल्ड की राय है। जिनके पास पुरानी पोजीशन है 400 का स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें। मुझे लगता है कि अगर ब्रेकआउट आया तो 460 रुपए तक भी काउंटर जा सकता है। तो इन स्तरों पर खरीदारी की राय नहीं है, होल्ड की राय है। 400 का स्टॉप लॉस रखना हो। ओके, तो ये है आपके लिए रेडिको खेतान पर राय। और चलिए अब करते हैं कुंभ से कमाई, वो स्टॉक्स, वो कंपनियां जिन्हें कुंभ से होगा फायदा। आइए चलते हैं सुमित के पास। सुमित बताइए कौन सी कंपनी चुनी है?
देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं अनिल जी, अलग अलग सेक्टर है। 4300 करोड़ रुपए का एक मासिव इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करने वाली है इस कुंभ के अंदर, ये पहली बारी और अदर दुनिया की सबसे बड़ी टेम्परेरी सिटी बनी है, तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया होगा। अब की बारी तो ये पहली बारी जब यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक दर्जा भी दिया है, और सबसे बड़ी चीज़ चुनाव से पहले का कुंभ है, तो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग कर भी रही है। खैर, इतना बड़ा अगर शहर बनाया गया है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने इसमें इन्वेस्ट की भी हैं, और इतने बड़े पब्लिक के आने का वहाँ पर अनुमान भी है, जिसके आधार पर काफ़ी स्पेंडिंग है, बहुत सारी कंपनी जिनके ऊपर असर आएगा। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेले में करीब करीब 40,000 LED लाइट्स लगाई गई हैं, जो कि गंगा के किनारे लगाई गई हैं। 40,000 LED लाइट्स लगाने के लिए हेवेल्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, जी पावर, सीजी पावर जैसी कंपनियां रहेंगी, जिसे बजाज इलेक्ट्रिकल प्रोमिनेंट है क्योंकि ये मेजरली गवर्नमेंट के कामकाज करते हैं। ईपीसी के तहत इनका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस भी और लाइटिंग के तहत भी ये कंपनी कामकाज करती आ रही है। कई गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे कंपनी अभी भी कार्यरत है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा इंपैक्ट है वो है सिक्योरिटी। सीसीटीवी कैमरास बहुत ज्यादा लग रहे हैं। अनुमान यह है कि 20 से 30,000 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, और अलग अलग पंडाल, अलग अलग जगह की सुरक्षा काफी चाक चौबंद है। उसके लिहाज से बॉश, हनीवेल ऑटोमेशन और जायकॉम हालांकि बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन बॉश और हनीवेल ये दोनों कंपनीज भी इसके अंदर है। इनफैक्ट बॉश का जो सीसीटीवी का कामकाज है वो पिछले 5 साल में करीब 7 गुना बढ़ चुका है, तो ये कंपनी बहुत ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रही है इस कारोबार के अंदर। इसके अलावा एडिशनल फ्लाइट्स भी चलाई जा रही हैं। वैसे तो नया एयरपोर्ट है उड़ान के तहत, लेकिन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस के अलावा एक स्पाइस जेट प्राइवेट प्लेयर है जो कि यहाँ कामकाज कर रहा है। एक चैनल चेक भी है कि 6,000 रुपए की ऑन एन एवरेज फ्लाइट रहती थी, लेकिन कुंभ के लिए फ्लाइटें बढ़ गई 22 से 23,000 रुपए के आसपास पहुंच चुकी हैं। तो स्पाइस जेट जैसी कंपनियों के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा जो क्रूशियल चीज है वो है सफाई, क्योंकि गंगा से जुड़ा हुआ पूरा ये प्रोजेक्ट है, और वहां पे जो मेन प्रोडक्ट है वो गंगा ही है, तो जाहिर सी बात है सफाई गंगा की काफी ज्यादा क्रूशियल है, जिसके अंदर और साथ साथ जो इतनी मास पब्लिक आएगी उसके लिहाज से भी सफाई की जरूरत है। SPML इंफ्रा, रैमकी इंफ्रा ऐसी कंपनियां जो कि वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर कामकाज करती हैं, 11,000 सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं इस पूरे ही प्रोजेक्ट पे, तो उनके ऊपर आप ध्यान रखें इन कंपनीज के ऊपर। इसके अलावा बायो टॉयलेट्स, अनुमान है कि 1.25 लाख बायो टॉयलेट्स वहां पे लगाए गए हैं, जो साइट है उसी में 1.25 लाख बायो टॉयलेट्स के लिए मेजरली ओमैक्स ऑटो, ये बहुत कम चर्चा में रहती है कंपनी की, ये बायो टॉयलेट में भी कामकाज करती है, जबकि रेलवे की ये एक प्रिफर्ड लिस्ट में आती है बायो टॉयलेट प्रोवाइड कराने के लिए। और उसके अलावा सिंटेक्स प्लास्टिक, ये मेजर प्लेयर है जो कि बायो टॉयलेट्स के लिए कामकाज करता है। हो सकता है इन शेयरों के ऊपर भी इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। और आखिरी में स्विस कॉटेजेस, ये लग्जरी कॉटेजेस हैं जो कि यूनेस्को से आए डेलीगेट्स या फिर 133 देशों के आए डेलीगेट्स के लिए बनाए जा रहे हैं। इसमें कॉक्स एंड किंग्स ने खुद ये बात क्लेम की है कि उन्होंने ही 74 स्विस कॉटेज लगाए हैं। आमतौर पर 13 से 15,000 रुपए पर डे का रेंट रहता है, जिससे 10 से 12 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू एस्टिमेट कर सकते हैं अगले 3 महीने के लिए। और थॉमस कुक जो कि फॉरेक्स का कामकाज भी देख रही है, तो इन कंपनियों के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। तो ये वो तमाम कंपनियां हैं जहां पर कुंभ की वजह से कमाई बढ़ने के पूरे संभावनाएं, और आप ऐसे में इनमें निवेश के मौके ढूंढ सकते हैं। शर्मिला जी, कुछ पसंद है आपको इनमें से कोई कंपनी? कुंभ तो वैसे हर 6 साल में आते हैं, हाँ, लेकिन आई थिंक वही है कि आपको एक एंड्योरिंग थीम इसमें देखनी पड़ेगी कि कुंभ खत्म होने के बाद भी कमाई होनी चाहिए। So I think from that perspective, Honeywell Automation definitely expensive stock, लेकिन बहुत जबरदस्त स्टॉक है. That I think is definitely a good one. Then Bajaj Electricals, क्योंकि जैसे जिक्र हो रहा था, काफ़ी गवर्नमेंट ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं. This whole electrification, reaching electricity to all, वो काफ़ी उनके फायदे का रहा है. उनको स्टेट गवर्नमेंट के भी ऑर्डर्स काफ़ी मिले हैं. And I think waste management and water management का जिस जिक्र हुआ उसमें I can add one more name, Vatek Warburg, which is a कंपनी स्टॉक दैट आई लाइक, क्योंकि मुझे लगता है कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट धीरे धीरे बहुत बड़ा इशू बन जाएगा. सो आई थिंक दैट्स अनदर अट्रैक्टिव स्टॉक टू लुक एट. सो यस, आई थिंक जैसे हम कह रहे थे, यू हैव टू लुक एट एन एंड्योरिंग थीम. ठीक है, तो इस सेगमेंट से कुछ स्टॉक्स हैं जिनको आप चुन सकते हैं. लेकिन वायदा बाजार के कुछ स्टॉक्स देखें तो एक स्टॉक है पिडिलाइट का, जो दिन के हाई पॉइंट पर आ चुका है और पिछले 15-20 मिनटों के दौरान स्पेशली इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है. नितिन जी, इसका एक बार डेटा और देख लीजिए और चार्ट्स भी देखिए और बताइए करना क्या है. दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी ट्रेड कर रहा है, 25 रुपये ऊपर है. देखिए, पिडिलाइट का डेटा एक्सपायरी से ही पॉजिटिव चल रहा है और इसमें आज ब्रेकआउट हुआ है और डेटा ऑलरेडी रनिंग डेटा पॉजिटिव है, तो इसका पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए. 1160 1170 के टारगेट होंगे.
दो निफ्टी का डेटा नेगेटिव है, फिर भी पिडिलाइट का डेटा काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस 1120 का रखेंगे। इसमें फ्रेश बाइंग भी 1-2 दिन के लिए की जा सकती है। 1120 का स्टॉप लॉस और 1160 और 1180 ये दो ऊपर के टारगेट मिलने चाहिए। 2.25% मजबूत होकर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, दमदार तेजी इसमें बनी भी है। एक छोटी कंपनी है शर्मिला जी, आप ट्रैक करती हैं कि आर सिस्टम्स, इसके रिजल्ट्स भी आने हैं, बायबैक पर भी कल बोर्ड मीट है, हालांकि ज्यादा वॉल्यूम्स भी नहीं होते हैं स्टॉक में। नहीं, एक बार चार्ट्स पर राय ले लेते हैं। कुणाल जी एक बार इसके लेवल्स बता दीजिए, क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि कल बायबैक पर भी अनाउंसमेंट आ सकती है। देखिए जिस तरह का स्ट्रक्चर है दीपाली, इस काउंटर में एक ब्रेकआउट हमने 3 सत्र पहले देखा था, बड़ा वॉल्यूम एडिशन भी हुआ था। ये स्टॉक काफी वक्त से तेजी में है और मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा वॉल्यूम यहाँ पर कम रहता है और उसी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सावधानी से ट्रेड करना चाहिए। 48 के आसपास एक स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस है, 48 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है ये काउंटर 58 और 59 के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो मेरी होल्ड करके रखने की राय है। और दीपाली जी एक मेरी BTST कॉल है, तो प्लीज बिगुल बजा दें। ठीक है, तो बजाते हैं बिल्कुल BTST का। बताइए कुणाल जी। देखिए दीपाली जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है अमारा राजा बैटरी, जिसको मैंने आज सवेरे भी अपनी मॉर्निंग पिक्स में शामिल किया था। और इस काउंटर का जो स्ट्रक्चर है वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगता है। जिस तरह का ब्रेकआउट अभी अभी चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है कि 785 790 के लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिखेंगे। तो इन स्तरों पर अमारा राजा बैटरी बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 755 पर रखें। पहला टारगेट 772 का और दूसरा 781 रुपए का होगा। मौजूदा स्तरों पर बाय करना है अमारा राजा बैटरी। ठीक है, अमर राजा बैटरीज खरीदना है इस भाव पर। स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दीजिए कुणाल जी, कहां रखना है? 755 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है दीपाली। 772 रुपए पहला लक्ष्य होगा, 781 रुपए दूसरा लक्ष्य होगा। और एक बात और कि हमने बजाज फाइनेंस पर अभी हम चार्ट कॉर्नर में हम लोगों ने खरीदारी की राय दी थी और ये अब अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ चुका है। तो दीपाली जी हमारी राय ये है कि इस पर जो कॉस्ट का प्राइस है उस पर अब स्टॉप लॉस को संशोधित कर लें, जिससे नुकसान किसी को ना। तो बजाज फाइनेंस में प्रॉफिट्स लेने की सलाह है। 2545 पर अभी कामकाज कर रहा है। फ्यूचर के लेवल्स अलग होंगे, लेकिन सलाह आपको खरीदारी की दी गई थी 2510 के स्टॉप लॉस के साथ। तो अब सारी पोजीशन ले लेनी है, पार्शियल प्रॉफिट्स लेने हैं कुणाल जी? नहीं दीपाली जी, पोजीशन एग्जिट करने की राय नहीं है, होल्ड करने की राय है। केवल स्टॉप लॉस बदलना है और स्टॉप लॉस जिसने जिस दाम पर लिया है उस पर रखें, जिससे कि नुकसान ना हो उन्हें। ठीक है, होल्ड करने की राय। ठीक है, होल्ड करने की राय है। मुनाफा भी नहीं लेना है क्योंकि स्टॉक वहां से अच्छी तेजी दिखा चुका है। तो अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस रख लेना है। पहले जो स्टॉप लॉस दिया गया था वो 2510 का दिया गया था, अब 2546 पर ही कारोबार कर रहा है 1.25% की मजबूती के साथ। अच्छी तेजी बनी है बजाज फाइनेंस में। कुछ और स्टॉक्स हैं स्पेशली मिड कैप IT के, जहां पर एक्शन हो रहा है। आप देखिए टाटा एलेक्सी को, माइंडट्री को, दिन के हाई पॉइंट पर आकर अभी स्टॉक कारोबार कर रहे हैं। टाटा एलेक्सी में भी निचले स्तरों से अच्छा रिवर्सल दिखा है। नितिन जी, माइंडट्री, टाटा एलेक्सी को स्टॉक ऐसा लग रहा है जहां पर ट्रेड कल के लिए कैरी कर लें या पर छोड़ दें? देखिए माइंडट्री का डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है और लास्ट 2-3 दिनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा बना है। तो मुझे लग रहा है कि माइंडट्री में BTST करना चाहिए या फिर इसमें नेक्स्ट 2-3 दिन का टारगेट करीब 880 890 तक के बनते हैं। स्टॉप लॉस 840 के आसपास का बनेगा। ओके, 840 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक के एक और जो एक्शन में दिख रहा है वो है कैस्ट्रॉल। आज कैस्ट्रॉल में दमदार पोजीशन बनी है, 4.5% स्टॉक बढ़ा हुआ है, 15% ओपन इंटरेस्ट 9.5 लाख शेयरों से। ये तो जनरली आमतौर पर इस तरह का एक्शन दिखाता नहीं। नितिन जी, क्या हो गया इस स्टॉक को आज, और लंबी तेजी के लिए या एक ही दिन का काम है? देखिए अनिल जी, इसमें लास्ट 4-5 दिनों में काफ़ी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है और वो डिलीवरी बेस्ड बाइंग की जो रेंज आ रही है वो 150 152 की रेंज में है। और आज इसमें एक प्राइस मूवमेंट आपको ओपन इंटरेस्ट के साथ देखने को मिला है, तो ये एक पॉजिटिव है। और जैसे नीचे के लेवल पर डिलीवरी बेस्ड बाइंग है तो आप थोड़ा सा लंबा व्यू लेकर चल सकते हैं। 170 तक जाने की पूरी संभावना है, 160 के आसपास का रेट है। तो अगर इस लेवल पे लें तो मेरा स्टॉप लॉस 152-53 ही बन जाता है, जहाँ पे खूब डिलीवरीज उठी है। तो वो स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट टर्म टारगेट 170-175 का रखा जा सकता है। ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ डेटा पॉजिटिव साइड है। 175 तक जा सकता है कैस्ट्रॉल का स्टॉक, 5.25% मजबूत है। कुणाल जी, कैश मार्केट का स्टॉक है, फटाफट से अपना व्यू दीजिए। आदित्य बिरला फैशन पर सडन मूव आया है
और 211 212 के आसपास जो आकर ये अटक रहा था, अब उस लेवल्स को पार करता हुआ दिख रहा है। क्या व्यू है आपका इन लेवल्स पर? देखिए, बिल्कुल बने रहने की राय है दीपाली। मुझे लगता है कि बहुत दमदार चार्ट स्ट्रक्चर है, लगातार ये स्टॉक बाजार को आउट परफॉर्म करता आया है और मुझे लगता है कि उसी कारण से आपको होल्ड करना चाहिए। मामूली सा कंजेशन एक 218 219 के आसपास दिखता है और आज भी आप देखें तो 19 तरह से एक बार के लिए नीचे भी आया है, लेकिन 219 जैसे ही पार होगा मुझे लगता है कि इसमें आपको 235 240 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। बिल्कुल होल्ड करने की राय। 219 220 पार करेगा तो 230 232 तक भी जा सकता है। खरीदा हुआ है तो आप बने रहिए स्टॉक में। एवेन्यू सुपरमार्ट, इस पर शर्मिला जी आपका व्यू क्या है? रिजल्ट्स के बाद तो बड़ी बुरी तरह से पिटा, ज्यादातर हाउसेस ने भी अंडरवेट रिड्यूस की रेटिंग दे दी। अब ये बताइए, इस गिरावट में खरीदना है या फिर और नीचे जा सकता है? जो ब्रोकर्स के टारगेट है 1100 1150 तक के। मेरे हिसाब से यहाँ से नीचे जा सकता है। इसकी दो बड़ी वजह है। एक तो ये जो मार्जिन में हमने गिरावट देखी इस बार के रिजल्ट्स में, वो ये अब दूसरा क्वार्टर है जिसमें हमने मार्जिन्स में गिरावट देखी है। सो इट्स सीम्स टू बी अ ट्रेंड, इट्स नॉट अ वन ऑफ, लेकिन ये ट्रेंड दिख रहा है कि मार्जिन्स कम होती जा रही है। उसके साथ साथ देयर वाज रियली ये स्टॉक, अगर आप बाकी स्टॉक की तुलना में देखें जो मिड कैप के स्टॉक्स कहलाएंगे या उस रेंज के स्टॉक्स में कहलाएंगे, उस तरह के बिजनेस के स्टॉक्स कहलाएंगे, तो इस स्टॉक में इतनी गिरावट हुई नहीं थी एज कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर स्टॉक्स। और उसके साथ साथ हमने देखा है कि देयर इज रियली नो रूम फॉर एरर जब आप इतने प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हो। हमने देखा है कि किस तरह से दोनों पेज और आयशर मोटर्स दोनों की किस तरह की पिटाई हुई है, गिवन द फैक्ट दैट उनके नतीजे मार्केट्स को कुछ ना कुछ वजह से पसंद नहीं आए। एंड आई थिंक एवेन्यू सुपर मार्केट फिट्स इनटू दैट ब्रैकेट। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, इसमें थोड़ा समय रुकना चाहिए, थोड़ा साइडवेज स्टॉक को गिर के थोड़ा साइडवेज ट्रेड करना चाहिए, उसके बाद ही इसकी तरफ देखना चाहिए। वी नीड टू अलाउ the valuations to come to the new reality of these margins, उसके बाद ही आई थिंक एक खरीद की राय बनेगी। ये तो लेकिन हमेशा मार्जिन ऐसे थोड़े रहेंगे, वापस सुधर भी तो सकते हैं। No, that is what I'm saying, that अभी आपको ये मार्जिन्स दिख गए तो अभी के ये मार्जिन्स दिमाग में रखकर आपको एक नया वैल्यूएशन का मल्टीपल मिलेगा, वो मल्टीपल को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और स्टॉक को थोड़ा गिरने को अलाउ करना पड़ेगा, उसके बाद आप डेफिनेटली ले सकते हैं, बिकॉज एज यू सेड द मार्केट हैज नेवर बॉट द स्टॉक फॉर वैल्यूएशन और अर्निंग्स। अलाउ करना नहीं करना गिरने के लिए तो कुणाल जी का काम है, उनके पास शेयर है, हमारे क्या लेना देना। कुणाल जी का शेयर गिर रहा है, दुख दर्द पूछ लें आप, बोलो तो। कुणाल जी सब ठीक है ना? जी ठीक तो नहीं है। देखिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी गिरावट आएगी। मुझे लगता था 1500 के आसपास सपोर्ट है, आज सवेरे भी मैंने यही कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए बहुत ज्यादा गिरावट आएगी, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। इस स्टॉक का कैरेक्टर चार्ट अच्छा है और मान लीजिए ये 1250 1275 के लेवल्स पर आए तो मुझे लगता है डेफिनेटली बाय करना चाहिए। अब फिलहाल इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय नहीं है, निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके बनेंगे। ये दो चीजें हैं, एक तो कुणाल जी ने ईमानदारी से मान लिया कि ठीक तो नहीं हूँ। Nobody can be अरे नहीं तो कोई ऐसा आरोगेंट आना रहा है, गिरते रहते हैं, क्या कल वापस बढ़ जाएगा, आज नहीं तो कभी बढ़ेगा, लेकिन देखो ईमानदारी से बोला। और दूसरी चीज़ ये कि एक और चीज़ है कि शेयर से अपने प्यार तो करते हैं, देखो छूट भी नहीं रहा है, नीचे आ रहा है फिर भी नहीं, 1250 75 में फिर से खरीदेंगे, अच्छी बात है। चलिए, ये तो है एवेन्यू सुपरमार्ट का हाल। डीमार्ट पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा साइजेबल ढंग का करेक्शन है इस शेयर में, लिस्टिंग के बाद ढंग का करेक्शन जिसे आप कह सकते हैं वो आया है। कोई बात नहीं, कभी कभी इस तरह के स्टॉक्स में भी एक्शन में इस तरह का भी होता है जो आज होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये है आज मिड कैप फार्मा शेयरों के लिए दिन अच्छा रहा है। स्टार ने लीड किया, उसके बाद एक एक करके धीरे धीरे सारे स्टॉक्स। और सबसे बढ़िया चीज़ एक और जो दिखी मिड कैप बैंक्स में, और उसमें सरकारी बैंक भी, सरकारी बैंक सारे के सारे यू टर्न ले गए। ओबीसी, पीएनबी, यूनियन, ये सबके सब सुबह खराब दिख रहे थे, बढ़िया शो। अच्छा, मजे की बात है, इनके लिए एक तारीफ करनी पड़ेगी कि इन्होंने सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाया आज, क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी में ऐसी साइजेबल रिकवरी नहीं आई है। अच्छा दीपाली, एक चीज़ और है जो मैं बता दूं भाई, हमने 2:30 बजे जब एनालिसिस किया था 10,750 ये कहा था ये निफ्टी में आया है, तो एग्जैक्टली 10,748 निफ्टी ने स्पॉट लेवल पे दिखाया है। तो जो 2:30 बजे आपको राय दी गई थी कि शॉर्ट नहीं करना है, 10,725 के ऊपर क्लोजिंग होने की पूरी संभावना है। अब गिरेगा तो तभी गिरेगा जब यहाँ से फ्रेश कमजोरी हो, और वो फ्रेश कमजोरी हुई या नहीं हुई वो भी देख लेते हैं। आइए मैं बंद होने के पहले आपको फटाफट ये बता दूं डाउ फ्यूचर्स और रुपए का हाल, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि रात को अमेरिका में किस तरह का ट्रेड होने वाला है। वो जल्दी से एक बार आपके सामने ले आए। डाउ फ्यूचर्स इस वक्त किस तरह का कारोबार कर रहे हैं? 200 हो गए, उसके बावजूद हमारी क्लोजिंग ठीक है, रेंज के नीचे जाकर बंद नहीं हो रहे हैं, 10,725 के ऊपर बंद हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ ही रुपए की भी फटाफट बता दीजिए इस वक्त तस्वीर कैसी है। 1% नीचे है रुपया, वही लगभग थोड़ा सा रिकवर हुआ है 5-7 पैसा, कोई खास नहीं।
एनीवे तो आज कमजोर क्लोजिंग मिल रही है। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे बंद होगा, सेंसेक्स 150 अंक नीचे बंद होगा, निफ्टी 55 अंक नीचे बंद होने को तैयार है। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर है जेट एयरवेज और साथ ही साथ स्ट्राइड्स शासन यानी स्टार, ये दो स्टॉक ऐसे हैं। और निफ्टी में आज का स्टार है यस बैंक। सुबह ऐसा लग रहा था कि स्टार तो है इन्फोसिस 700 पर आकर अटक गया, लेकिन यस बैंक ने जो दौड़ लगाई है काबिल तारीफ है, मानना पड़ेगा यस बैंक ने क्या कमाल किया है आज के सेशन में। तो ये हैं स्टॉक जो एक्शन में भरपूर आपको इस वक्त नजर आएंगे। चलिए तो अब आज की पारी की समाप्त करने की वक्त आ चुका है, 15 सेकंड बचे, नॉट बैड। इस तरह के माहौल में भी हमारी क्लोजिंग ट्रेडिंग रेंज के भीतर ही हो रही है, वो अच्छी बात है। सिर्फ बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर ज़्यादा है, अदरवाइज सेंसेक्स निफ्टी में आधा % के आसपास का नुकसान आप देखेंगे। मेटल थोड़े से कमज़ोर हुए आज के सेशन में। चलिए प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने 10,741 पर निफ्टी पर, 27,252 पर बैंक निफ्टी पर और 35,868 पर ये हुई है सेंसेक्स में क्लोजिंग। ये है आज की प्रोविजनल क्लोजिंग। बस फाइनल क्लोजिंग के आंकड़े आपके पास थोड़ी देर में आएंगे, उससे पहले विदा लेंगे हमारे सभी एक्सपर्ट।